Hello dear students, welcome back to the video solution of Challenger Test Series पेपर 1। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर का डिस्कशन बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा, ना बहुत टफ लगा होगा ना बहुत इजी लगा होगा। हाँ, थोड़ा सा हायर एंड की तरफ तो लगा होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ी या थोड़ा थिंकिंग करनी पड़ी, पर दैट इज द वे कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी तरह के हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ वेरी सिंपल टाइप क्वेश्चंस भी आपको मिले होंगे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया गया था। तो लेट्स सी कि आपने क्या किया, कहाँ कहाँ फंसे, कौन कौन से क्वेश्चंस को कैसे कर सकते थे, है ना। तो लेट्स सी स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ पेपर 1, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों थोड़ा पीपीटी में बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं आ पा रही है, और बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वाली जो डिस्कशन होगा वो थोड़ी और बेटर बनाए। फिर भी क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारे। कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाला कि प्रेशर जो है दैट इज गिवन बाय अल्फा बाय बीटा ई पावर माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से जो P है वो प्रेशर है और Z जो है डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो थीटा टेम्परेचर। तो आपको डायमेंशन ऑफ बीटा बताना पर्टिकुलरली, है ना। हमें इस बीटा का डायमेंशन बताना है इसका। ठीक है, तो आपको मालूम है बच्चों कि एक्सपोनेंशियल की पावर एनीथिंग इट इज डायमेंशनलेस, और डायमेंशन मतलब होता है 1, है ना। तो पूरी चीज 1 है। और अल्फा बाय जेड बाय के थीटा क्या है, डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा जेड बाय के थीटा क्या है, 1 है, यानी दिस होल पावर इज व्हाट, दिस होल पावर इज डायमेंशनलेस। दिस आई शुड एनसर्कल दिस, ये पूरी चीज क्या है, 1 है। तो अल्फा जेड बाय के थीटा क्या है हमारा, 1। ठीक, यहां से हम बड़ी इजीली अल्फा का डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे, देखो z तो हो गया डिस्टेंस, तो हमने लिखा अल्फा इंटू जेड हो गया डिस्टेंस यानी l। k आपको मालूम है क्या होता है, k और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, सेम। और हमने कैसे याद किया हुआ है इसको, हमने ऐसे याद किया हुआ है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। हमने इसको ऐसे याद किया हुआ है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। एनर्जी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन थीटा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस 1 या के माइनस 1। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ लिखोगे एनर्जी अपॉन थीटा तो आपको क्या मिलेगा, एनर्जी अपॉन थीटा इन टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली अल्फा का डायमेंशन आपको क्या दिख रहा है, एनर्जी अपॉन लेंथ। तो व्हाट इज एनर्जी डायमेंशन क्या है बच्चों, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल। तो एक एल एल स्क्वायर से क्या हो जाएगी, कैंसिल करके दिखाना चाहिए, दिखा सकते हैं। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल, तो एक कल कट गया, तो अल्फा कितना हो गया बच्चों, एम एल टी माइनस टू। तो अल्फा का डायमेंशन मिल गया। अब इधर देखो कि ये पूरी चीज जो लिखी हुई है बच्चों, ये जो पूरा ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे क्या, न्यूमेरिकली ये क्या एक नंबर आएगा, और नंबर आ डायमेंशनलेस, तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा बाय बीटा का रेशियो किसके जैसा है, प्रेशर के जैसा। और प्रेशर का डायमेंशन बच्चों आपको याद रखना क्या होता है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, जिसमें से अल्फा का डायमेंशन अभी हमने निकाला, अल्फा बाय बीटा है ना, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन बीटा, तो अपॉन बीटा लिख दिया। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि m और m क्या हो गए, कैंसिल, t माइनस टू कैंसिल, तो बीटा का डायमेंशन बच्चों कितना आ जाएगा, ये l माइनस नीचे आके ऊपर हो जाएगा l स्क्वायर। तो हमें डायमेंशन मिल गया बीटा का m0 l स्क्वायर t0। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए ऑप्शन दिख रहा है, m0 l0 और t0, m स्क्वायर t0, सॉरी m0 l स्क्वायर t0, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल की पावर जो कुछ भी उसको इक्वल टू 1 कर दें, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट डायमेंशन होता है सेम, करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t is given by x is equal to k अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर माइनस बी टी, ये आपको दिया गया डिस्प्लेसमेंट। और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो बच्चों ये एक डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है। आप पहला डेरिवेटिव पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, फिर उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन। तो आपको पता है स्टेप्स ये हैं, बट ध्यान ये रखना है कि इसको डिफरेंशिएट आप अच्छे से करें, ढंग से करें, कैलकुलेशन एरर ना होने पाए। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू, ये चीज अंदर लिखो,
k अपॉन बी स्क्वायर माइनस, ये और अंदर चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, k अपॉन बी स्क्वायर e की पावर माइनस बी टी, ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो v बराबर dx बाई dt जब आपने किया तो आपको मालूम है कि ये पूरा पहला रिजल्ट, ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट, उसका डिफरेंस हो जाएगा 0। और इसमें जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या हो जाता है बच्चों, जब यहां आप डिफरेंशिएट करते हो तो हो जाता है v इज इक्वल टू, इसका हो गया 0 माइनस k अपॉन बी स्क्वायर बाहर हो गया, और e की पावर माइनस बी टी का डिफरेंस आपको बताया गया है माइनस बी ई की पावर माइनस बी टी, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और एक b की पावर कैंसिल हो गई। तो वेलोसिटी का रिजल्ट बच्चों आ रहा हमारे पास k अपॉन बी ई की पावर माइनस बी टी, ये मिल गई वेलोसिटी। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो मिलेगा एक्सीलरेशन, यानी कि अगेन व्हाट, a इज इक्वल टू dv बाई dt हम करने जा रहे हैं। जब dv बाई dt करेंगे तो k बाई b अगेन कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ गया, और इसका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस बी ई की पावर माइनस बी टी। तो फिर से देखो बच्चों b और b कैंसिल हो गया, और a का रिजल्ट आ रहा है आपका माइनस के ई की पावर माइनस बी टी। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो आपसे पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है माइनस के ई पावर माइनस बी टी, जो कि हमारा है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो हम टिक कर देंगे अपना सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दो बार डिफरेंशिएट करना है कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, an object of mass 10 kg, an object of mass 10 kg moves at a constant speed of 10 meter per second। ठीक, a constant force that acts for 4 second, constant force लग रहा है 4 सेकंड के लिए on the object gives at speed of 2 meter per second in opposite direction, the force acting on the object is। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, और कितनी देर बाद 4 सेकंड के बाद, जब उस पे फोर्स लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी थी +10, इनिशियल वेलोसिटी थी +10, और फाइनल हो गई -2। ये कैसे पता चला -2, क्योंकि इसमें बोला गया अपोजिट डायरेक्शन, और टाइम कितना लगा 4 सेकंड, है ना। तो अगर हमने इनिशियल को प्लस लिया तो बच्चों फाइनल क्या लेंगे माइनस। ठीक, तो अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या लिख दो यहाँ पर -2, इनिशियल क्या ले लो +10, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है तो माइनस के साथ टाइम कितना है 4 सेकंड। तो 4 इधर ले आओ और 2 उधर चला गया, 10 + 2 हो गया बच्चों 12। तो a हमारा कितना आ गया 12/4, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट। नाउ क्या पूछा गया हमसे, फोर्स पूछा गया। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम बोलेंगे F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो व्हाट इज m, m हमारा है 10 kg, तो बच्चों 10 इंटू 3, तो दैट इज 30 न्यूटन। तो अब देखो क्या बोला गया था, फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो हम 30 न्यूटन कौन सा यूज करें, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर हम यहाँ यूज करेंगे माइनस साइन। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, दैट इज -30 न्यूटन। करेक्ट। ये आपका इनिशियल फाइनल को यूज करा है अपने सिंपल इक्वेशन मोशन में, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Acceleration experienced by a motor boat after its engine is cut off is given by dv by dt minus kv पावर 3, kv की पावर 3, यानी dv by dt आपको दिया हुआ है dv by dt आपको दिया हुआ है माइनस kv की पावर 3, और फिर पूछा जा रहा है वे, और बताया गया k इज कांस्टेंट, v नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, यानी जब इंजन बंद हुआ तो उस समय वेलोसिटी v नॉट थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट अ टाइम t आफ्टर द कट ऑफ फेज, यानी थोड़ी देर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर टाइम t, तो हम इसको क्या बोलेंगे dv इज इक्वल टू माइनस k v क्यूब dt। ठीक है, अब dv वेरिएबल इधर तो v क्यूब को नीचे लिख देंगे, और ये आ गया आपके सामने माइनस के डी टी। तो अब आपके सामने क्या बच्चों, एक सिंपल
इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपको इनिशियल वेलोसिटी दी गई v नॉट और आफ्टर टाइम t v पूछा गया, तो क्या करेंगे, इसको दोबारा ऐसे लिख सकते हैं कि dv ऊपर चला गया क्या, v की पावर -3 इज इक्वल टू -k dt। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या बोला गया था, आफ्टर एन एक्सेलेरेशन इधर k is constant if v naught is the magnitude of velocity at cutoff, the magnitude of the velocity at time t after the cutoff is, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे हैं जीरो से कट ऑफ टाइम मान लेते हैं t, और जिस समय कट ऑफ किया तो वेलोसिटी क्या थी v नॉट, और इस समय वेलोसिटी हो चुकी है v, तो एट स्टार्टिंग हमने वेलोसिटी ले ली v नॉट क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, और अब t टाइम के बाद वेलोसिटी हो चुकी है v। नाउ इसका इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, क्या लिख रहा है, v की पावर -3 यानी xn, तो xn का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, xn + 1 अपॉन n + 1, और बाकी लिमिट्स को यूज करेंगे प्रिसाइसली ताकि कैलकुलेशन गलती ना हो। तो क्या आएगा बच्चों, v की पावर -3 + 1 बचेगा -2 अपॉन फिर -2, लिमिट्स क्या हमारे पास, v नॉट से लेके v तक इज इक्वल टू -k dt हो जाएगा t, लिमिट्स क्या हमारे पास 0 से t तक। ठीक है, अब ये माइनस साइन जब यहां लाओगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखा हुआ बच्चों, 1 अपॉन v स्क्वायर v नॉट से v इज इक्वल टू के टी, -0 बचेगा के टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर बराबर के टी। नाउ v बताना हमें, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन वी नॉट स्क्वायर प्लस के टी, फिर एलसीएम वगैरह लें तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस के टी वी नॉट स्क्वायर बाय वी नॉट। अब इसको सीधा कर दें, और 2 हमने भेजा था इधर, 2 पहुंचा नहीं क्या, वहां तक पहुंच गया था, रास्ते में खो गया था। ठीक है, तो ये रहा 2, ये रहा 2, ये रहा 2। ठीक है, तो वी नॉट स्क्वायर, नाउ अपसाइड डाउन करें तो वी नॉट बराबर स्क्वायर बराबर आएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के टी वी नॉट स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों तो अंडर रूट लगा दो बच्चों, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर आ गया हमारा कि v इज इक्वल टू वी नॉट अंडर रूट 2 के टी वी नॉट स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, डी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपली ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, जैसे डिफरेंशिएशन का वैसे इंटीग्रेशन क्वेश्चन, तो आपको प्रिसाइसली कैलकुलेशन करनी है ताकि कैलकुलेशन में एरर ना होने पाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। The velocity of a particle depend upon the time t according to the equation v बराबर रूट ab plus bt plus c by d plus t वगैरह वगैरह। तो इनमें से आपको बताने हैं डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ a b c एंड d। तो ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि पूरी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उसके देखो कि सबसे पहले तो दिख रहा है कि d, तो क्या लिखा है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। तो हमें दिख रहा है कि टाइम में कौन जोड़ रहा है, डी, और डी में, डी अगर टाइम में जोड़ा तो डी खुद क्या, टाइम, टाइम किस में जुड़ता है, टाइम में, तो सीधे डी का डायमेंशन में दिख गया क्या है, टी है, खत्म। अब देखो डी के लिए टाइम कहाँ कहाँ लिखा है, तीनों में लिखा है, तो थोड़ा ज्यादा चालाकी काम नहीं आई। इधर देखते हैं बीटी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, बीटी के बराबर होना चाहिए वेलोसिटी का, यानी एल टी माइनस 1। अब b बराबर क्या आ जाएगा, t नीचे जाएगा तो एल टी माइनस 2, यानी b का डायमेंशन हो गया एक्सेलरेशन जैसा। तो एक्सेलरेशन किस में लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ए ऑप्शन में, और यानी कि ये हो गया ए बी, सॉरी सी डी, तो हमारा डी हो गया टाइम, सब में लिखा हुआ है, और बी कहाँ पे लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है ए बी यानी ये रहा बी, है ना, तो ये रहा बी ए बी, यानी हमारा एक्सेलरेशन हो गया बी और डी हो गया टाइम। तो बाकी के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे,
बी ऑप्शन टिक कर देंगे सीधा सीधा, यानी हम पूरा एक वगैरह को सॉल्व रूट की जरूरत ही नहीं है, खाली बी और डी से हम निकाल सकते हैं। सी से भी निकाल सकते थे कि सी बाय डी, टी प्लस टी कितना आएगा, एल टी माइनस वन आएगा ना। तो जब सी लिखो तो क्या बचेगी, केवल लेंथ बचेगी। तो लेंथ देखो आ भी रही है, सही है ना, डिस्टेंस लेंथ सी हो गया। तो बाकी राइट पर डिस्टेंस ही आएगा, तो सी मतलब समझ रहे बात को कि पूरा सॉल्व करने की जगह कि हम एक एक करके देखते जाएं कौन सा ऑप्शन हमारे साथ मैच करता जा रहा है, तो ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और सीधे आंसर पे पहुंच जाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। Stone is dropped from a high rising balloon at a height 76 meter above the ground। एक बैलून की हाइट 76 मीटर है, ये रही, और ऊपर जा रहा है, and above the ground and reaches the ground 6 seconds। What is the approximate velocity of the balloon when the stone was dropped? ठीक है, 76 मीटर से जब इसको ड्रॉप किया गया था तो बैलून जाके नीचे गिरता है कितनी देर बाद, 6 सेकंड के बाद। तो जिस समय ड्रॉप किया था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी और अप्रोक्सीमेट क्या रहा, तो इसका मतलब हम ग्रेविटी यहाँ पे 10 रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। देखो हमें मालूम है S बराबर क्या होता है बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि जहां बैलून गिरेगा वो अपने उसका पॉइंट ओशन के नीचे है, तो इसको लिखेंगे -76, यू हमारा अननोन हो गया, टाइम कितना हमारे पास 6 सेकंड, प्लस हाफ ए क्या लिखोगे, क्योंकि राइजिंग अप है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हाफ, जी कितना है 10 और टाइम कितना 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, सॉल्व हो जाए, टाइम दिया हुआ ना। तो -76 बार कितना है 6u माइनस 180, ठीक है, 10 into 18 इधर ले जाओ, 6u इज इक्वल टू आएगा बच्चों 180 माइनस 76। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर जाएगा ए ऑप्शन, यानी कितना 252/3 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, घटा के u 6 नीचे ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 52/3 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ठीक, क्योंकि बैलून जिधर जा रहा है उधर ही स्टोन की स्पीड होगी, यानी अपवर्ड ही होना आंसर सही है। ठीक है, उसने कोशिश करी डाउनवर्ड के लिए, तो हमें मालूम है जब चलती चीज कुछ अलग होती है तो उसकी वेलोसिटी लेके अलग होती है। वेलोसिटी मतलब होता है वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। A body is dropped from a height of 100 meter. At what height the velocity of the body will be equal to 1/2 the velocity when it hits the ground? तो देखो क्या होता है, शब्दों के गुंजन में नहीं फंसना चाहिए, बस थोड़ा प्रिसाइजली पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ने क्या बोला, देखो क्या कह रहा है, A body is dropped from a height 100 meter. At what height the velocity of the body will be equal to 1/2 of the velocity when it hits the ground, है ना। तो जब एक बॉल जमीन पे टकराती है ना, तो हमें मालूम है कि उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। जब टकराती है किसी हाइट से ड्रॉप करने के बाद तो टकराने की वेलोसिटी क्या होती है √2gh। क्वेश्चन कह रहा है किस हाइट पर, at what height the velocity of the body will be equal to 1/2, यानी इस हाइट पर, यानी देखो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, पहले ये निकालो, ये डिस्टेंस कवर्ड निकाला हमने s, ठीक है, इसमें कैच है, ध्यान समझना, पहले डिस्टेंस कवर्ड निकालो, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो क्या हो जाए, इस वेलोसिटी की आधी हो जाए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद, जैसे h कवर करने के बाद √2gh थी, तो s कवर करने के बाद क्या हो जाएगी √2gs, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 ऑफ वो वेलोसिटी जो ग्राउंड पे टकराने के बाद होनी थी, है ना। तो अब h कितना दिया गया था 100 मीटर, तो यहाँ लिखोगे 100, तो क्या आ जाएगा, दोनों स्क्वायर कर दो, 2gs इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2g इंटू वॉट 100। तो क्या आंसर हो गया, आंसर भी नहीं आया, 2g कट गया, तो s कितना आया 25 मीटर, है ना। तो आप दौड़ गए 25 मीटर टिक ना कर दें, ठीक है, इसमें 25 मीटर दे दे तो और मजा आ जाता है, लेकिन दिया नहीं, गलती होगी, अगली बार ध्यान रखेंगे। 25 मीटर दे के लोग सोच रहे हैं 25 मीटर आंसर ना, ये तो डिस्टेंस कवर्ड है, तो हाइट कहां से नाप रहे हो, ग्राउंड से, तो टोटल हाइट कितनी थी बच्चों 100, और इसने कवर कितना कर लिया 25, तो कितना बचा 75, यानी व्हाट इज द आंसर, h इज 100 माइनस 25, दैट इज 75 मीटर, आपका आंसर आ गया।
डी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये करना होता है। क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ो, इक्वेशन में फ्रेम करो, आगे बढ़ जाओ। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर राइजिंग अप विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऊपर जा रहा था। द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 3 सेकंड विल बी। ठीक है, तो जैसे हेलीकॉप्टर है, जैसे बैलून है, तो इन समय हम एक ही केस कर देते हैं क्या ना, कि ये ऊपर जा रहा था, तो ये होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इनिशियली इट वाज मूविंग अप, तो हमें मालूम है कंटीन्यूअस इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 3 सेकंड, तो वो क्या बोलेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो व्हाट इज v, तो पहले बताओ u कितना है, 4 माइनस 10 इंटू वॉट 3, तो v रहा कितना आ गया, 4 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 26 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्यों, क्योंकि हमने ग्रेविटी रखी थी 10। अब 26 के आसपास कौन सा आंसर इसके बहुत करीब में दिख रहा है, तो आंसर बी दिख रहा है, तो 9 पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, यूज करो 10, और 26 के आसपास सबसे क्लोज कौन सा, 25.4, वही टिक कर दो भाई। 28 तो हो नहीं सकता है ना, और क्योंकि हमने जब ये 10 रखेंगे तो ज्यादा आंसर आ रहा है, 9 मिनट रखेंगे तो कम आएगा, तो 26 से कम कौन है, 26 से कम ये है, तो 26 कम तो ये भी, तो भाई इतना कम थोड़ी ना हो जाएगा यार, तो 25.4 टिक कर दोगे, तो ग्रेविटी 9 मिनट रखने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ बहुत करीब करीब आंसर होते कि यहाँ लिखा होता 25.2 है ना, 25.1, तो करना पड़ता 9 मिनट रख कर सॉल्व करते, है ना। अगर मोटी मोटी रेंज है उड़ा दो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है the radius of a ball is 5.2 plus minus 0.2 centimeter, the percentage error in the volume of the ball is, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल में एरर कितना होगा, तो पहले तो उसके रेडियस का परसेंटेज एरर निकालिए। रेडियस का परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, 0.2 5.2 इंटू 100। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग लगभग आएगा 3.3% के आसपास। और आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, आर क्यूब यानी 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जब आप इसका वॉल्यूम का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, पावर इनटू एरर, तो लगभग लगभग कितना आ गया बच्चों, 11% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। A bus start moving in acceleration 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. After what time will he able to overtake? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कभी आदमी साइकिल से होता है, कभी पैदल दौड़ता है, वगैरह वगैरह, और बस उसकी तभी चलना शुरू कर देती है ना। ये भी बड़ी विडंबना होती है कि हम चले बस की तरफ, बस चली हमसे दूर, तो हमें लगानी पड़ गई दौड़। ठीक है, तो क्या हुआ था, आदमी यहाँ खड़ा था और इसका डिस्टेंस कितना था, 96 मीटर पहले से था। द मैन, आदमी दौड़ना शुरू करता है कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। जैसे ही इसने दौड़ना शुरू किया, पता नहीं क्या हुआ, बस को पता चल गया कि आ रहा है, तो चल पड़ी। कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अब अगर आदमी को बस को पकड़ना है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये केवल 96 डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, बस ऑलरेडी चल चुकी है। तो जब ये बस को पकड़ेगा तो बस ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, और ये डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस SB। और पहले से डिस्टेंस कितना था, 96 मीटर। तो कुल मिला के आदमी को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, समझ गए, 96 प्लस SB। अब SB क्या है कि जो डिस्टेंस था वो बस ने किया, इनिशियल 0 थी, तो हम यहाँ यूज करेंगे बस के लिए ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बस की इनिशियल 0 थी, तो SB बराबर कितना के बच्चों, तो 0 हो गया। हाफ A कितना क्या था, 2, और टाइम का पता नहीं हमको, टाइम कितना होना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बस कितना के बच्चों, T स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, तो मैन विल कवर हाउ मच डिस्टेंस, कितना कवर करेगा बताओ, तो मैन करेगा 96 प्लस SB, ये टोटल कवर करेगा। तो SB हमने निकाल लिया कितना, T स्क्वायर, तो ही विल कवर हाउ मच, 96 प्लस T स्क्वायर। अब मैन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसे कवर कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटीज कर रहा है। देखो 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो जब कवर करेगा तो दौड़ता 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा।
और डिस्टेंस जब कांस्टेंट वेलोसिटी करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 20t बराबर 96 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करें, ये सारा उधर ले जाओ, इसको पहले लिख दो क्या, टी स्क्वायर, ये उधर से इधर आ जाएगा, माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका a कौन है 1, b कौन है -20, c कौन है 96 और c धारा चल रहा है। फॉर्मूला आपको मालूम है कि t बराबर क्या यूज करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसके आपके दो आंसर आएंगे, एक आएगा कम टाइम और एक आएगा ज्यादा टाइम। एक आएगा 6 सेकेंड, एक आएगा 8 सेकेंड और एक आएगा 12 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या टिक करेंगे 8 सेकेंड, क्योंकि बस को पहले पकड़ लेगा तो मिनिमम टाइम जो आएगा वो आएगा। अब तुम ये ना सोचना कि इसमें मिनिमम टाइम तो पूछा नहीं गया। बात समझो, अगर मैन बस को ना पकड़े और बगल से दौड़ते आगे निकल जाए, थोड़ी देर बाद क्या होगी, बस उसके बगल में आ जाएगी, क्योंकि बस धीरे धीरे क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। इस पर भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगी, बस उसको मैन को पकड़ लेगी। यहाँ पे दो चीज होती है, फर्स्ट मैन कैचेस द बस, अगर वो बस को ना पकड़े उसके बस से जॉगिंग करते हुए आगे बढ़ जाए तो थोड़ी देर बस एक्सीलरेट करते करते मैन के पास पहुंचती है। यानी कि फर्स्ट मैन कैचेस द बस एंड देन बस कैचेस द मैन। तो लेटर ऑन टाइम में कौन पकड़ रही है, बस इज कैचिंग द मैन। तो हमें बताना है कि मैन जब कैच करेगा तो मिनिमम टाइम कौन सा आ जाएगा, 8 सेकंड को हम टिक कर दें। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे बच्चों, आई होप। तो आपका आंसर दो आंसर आएंगे, एक ज्यादा वाला एक कम वाला, तो आप टिक करेंगे कम वाला और उसका आंसर आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका 8 सेकंड। ठीक है, सॉल्व करके देख लेंगे। इक्वेशन फ्रेम करना मेन काम था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बेल्ट a child runs to and fro with a speed of 9 km per hour with respect to the belt between his father and mother located 50 meter apart on the moving belt. The belt moves with a speed 4 km per hour. For an observer on the platform, the speed of the child in the direction of motion of the belt is. तो देखो बहुत लंबी लैंग्वेज बोलने का ये पर्पस था कि आप इसको बार बार पढ़ें, है ना। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है मूविंग प्लेटफॉर्म के केसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे ये बेल्ट, ये पट्टा इस पे चल रहा है, ठीक है, इस पट्टे पे एक बच्चा चलने लगे और बेल्ट के अलॉन्ग ही चलने लगे, तो क्या होता है कि जो आदमी जमीन पे खड़े होकर देखेगा इसको ये आदमी, ये जो पट्टे पे चल रहा है और पट्टे के अलॉन्ग चल रहा है, इसको आदमी तेज नजर आता है। यानी कि जो पट्टे की वेलोसिटी थी कितनी थी, पट्टे की वेलोसिटी थी 9 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे बहते पानी पे आप चलती हुई नाव देखोगे और नाव पानी के बहाव की तरफ ही चल रही है, तो आपको यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि नाव की वेलोसिटी जो है और पानी की जो वेलोसिटी दोनों ऐड होगी, नाव तेज दिखाई पड़ेगी। इन द सेम मैनर आप कहोगे 9 + 4 13 किलोमीटर पर आवर से वो बच्चा चलता नजर आएगा, उसमें मैन और मदर और फादर और 50 मीटर से कोई लेना देना नहीं है, खाली लैंग्वेज को घुमाने के लिए था ताकि आप बहुत देर तक पढ़ते रहो कि सिचुएशन है क्या, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता कुछ नहीं है, एक ही डायरेक्शन, अगर कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है बेल्ट के तो 9 - 4 कर देते 5 हो जाता। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, रिलीज का मतलब समझो ड्रॉप वाली बात होती है। If its velocity at half of the height is 10 meter per second, then height of the tower is, तो अगेन वही वाली बात होगी ना कि बॉल को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है ना, और अभी जब ये चलते चलते यहां पहुंची है तो क्या बोला गया, आधी हाइट पे वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, देन हाइट ऑफ द टावर। तो हमें h बताना है, तो पूरी h का हमें क्या करना है, हमें तो यही से इक्वेशन मिल जा रही है क्या कि v स्क्वायर बराबर 0 + 2gh, h कितना है h/2, सिंपल, तो 2 कट गया और ये कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो 100 g × h। तो बच्चों g कितना है 10, तो 10 और ये पावर कट गई, h कितना आ गया 10 मीटर, खत्म। अब इसमें अगर तुमने बहुत टाइम लगाया होगा तो यार तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम इतना टाइम क्यों लगाते हो हर बात पे,
बताओ हर बात पे इतनी बात क्यों सोचते हो, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो, starting from rest a particle rotates in a circle of radius r √2, r की वैल्यू √2 मीटर है, विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा π/4 रेडियन पर सेकंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इट रोटेट्स क्वार्टर सर्कल। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि इसमें रोटेशनल का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना, नो डाउट रोटेशनल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी को समझ सकें, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन कहां कहां कैसे कैसे बन सकता है, तो ये एक एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन जो हम लोग लीनियर मोशन में पढ़ते हैं वो फेंक रखा है कहां, रोटेशनल के कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसको भी कवर करना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चन आपको जानबूझ के उन्हें दिया है, ताकि आप कोई भी, जैसे आप ग्राफ से रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, एवरेज वेलोसिटी निकाल चुके हो, सिंपल इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन निकाल चुके हो, लेकिन रोटेशनल के साथ एवरेज का एक जो टेस्ट था वो नहीं मिला होगा, इसके लिए क्वेश्चन दिया गया ताकि कोई भी चीज ऐसी ना रह जाएगी जो हमें पता ना हो, है ना। और देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पर क्या होता है कि रोटेशनल जब अल्फा की बात आती है तो दिमाग जल्दी से कैच नहीं करता कि क्या कहना चाहता है। देखो क्या हुआ कि रेस्ट से स्टार्ट करके रोटेट कर रहा है सर्किल में, उसका रेडियस इतना है और उसका एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इट रोटेट्स क्वार्टर सर्किल, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया तो वेलोसिटी तो जीरो थी, यहां से चल के यहां पहुंचा, है ना, क्वार्टर सर्किल मतलब 90 डिग्री कवर कर लिया, तो जब यहां से यहां चल के पहुंचा तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो पहले अपना सिंपल फॉर्मूला बताओ भाई, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या था, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक बात। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें दिख ही रहा है कि भाई इनिशियल फाइनल को डायरेक्ट जोड़ दो, तो ये रहा आर और ये रहा आर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा r√2, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, तो ये हो गया हमारा r√2 अपॉन टाइम टेकन मान लेते हैं t, है ना। तो अब अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होता, है ना, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, समझना, अगर इसका जिक्र ना होता तो बच्चों ये यूनिफॉर्म स्पीड से हम क्या करते कि पूरा टाइम पीरियड होता है कैपिटल टी, पूरा टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो यहां से तो हो जाता है t/4, और t/4 में t क्या है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती, देखो एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं तुमको, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती, है ना, तो हम यहाँ पे t लिख देते t/4, ये t होता अगर, इफ ऐसा होता, पर ऐसा है नहीं, है क्या, एक्सेलरेटिंग पार्टिकल दिया हुआ, वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है ना, तो इसको थोड़ा समझ आ जाए। और t क्या होता है, t होता है 2πr/v सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, वो कैपिटल टी होता है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे देखो जरा, हमें निकालना है t की वैल्यू, तो आप यूज करेंगे अपनी रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमारी इक्वेशंस होती थी लीनियर इक्वेशन v बराबर u प्लस at, है ना, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s, वैसे रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जो आप लोग रोटेशनल डायरेक्शन में पढ़ते हो कि v बराबर u प्लस at, वो इससे रिप्लेस हो गया v यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u की जगह ओमेगा नॉट अल्फा टी, फिर हम बोलेंगे लीनियर लेकिन वो लिखेंगे रोटेशनल, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, समझ रहे हो, वहां था s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे था लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी तरह से s यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसी तरह से हम यहाँ भी लिख रहे हैं। अब यहाँ हम इसको यूज कर लें, और बच्चों याद रखो यहाँ पे एंगल हमेशा ले जाता है रेडियन में, तो अगर हमसे बोला जाए क्वार्टर सर्किल तो 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है π/2, तो हम यहाँ लिख दें कि यहां से यहां तक π/2 को कवर करने का टाइम कितना लगा, तो हम ये थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, और जहां थीटा लिखा वहां लिखेंगे हम π/2 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी जीरो है तो उसको जाने दो, क्या बचा, हाफ अल्फा, व्हाट इज अल्फा, π/4 इंटू क्या, टी स्क्वायर, हमें बताना है क्या, टी बताना है, तो ये पूरा पाई 1/2 कट गया, ये पूरा पाई कट गया, टी स्क्वायर कितना आया, टी स्क्वायर आया 4, तो टी कितना आया, टी आ गया 2 सेकेंड, है ना, तो हमें ये तो चाहिए था। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का आंसर बच्चों आ रहा है आपका, देखो r√2/2,
अब आर ही हमें √2 दिया हुआ है, आर ही क्या दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो क्या करोगे, √2 इंटू √2/2, √2 हो गया 2, 2/2 हो गया 1, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम मानते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ, पर ये तो एग्जाम का नेचर है ही, तो गेट यूज टू इट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 बच्चों डैश ऑफ फॉर्मूला याद कर सकते हो, इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एसएचएम में जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से कोई चीज ऑसिलेट करती है, उसका टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है 2π√m/η L। तो जस्ट बाय नोइंग द फॉर्मूला आप इसको टिक कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या करोगे मेरे बच्चों, पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, यानी ईटा का डायमेंशन लिखो, एल का लिखो, और जो डायमेंशन सही आएगा वो आंसर होगा। लेकिन ज्यादा एडवाइजेबल है आप इसको याद कर लीजिए, 2π√m/η L। सो द करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर, और इसको डराइव करने की तो तरीके चक्कर में पड़ नहीं ना जाना कि टी क्वेश्चन एम लिखेंगे ईटा लेंगे, डराइव करके नहीं आएगा, ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें बहुत ज्यादा। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 देखो, लिफ्ट परफॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो पढ़ने में टाइम लग जाता है कि क्या कह रहा है। लिफ्ट का है, शेफ्ट का है, सुनो, लिफ्ट परफॉर्म्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेंट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए एंड द रिमाइंडर विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2a, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 2a। इफ t is the time of ascent find the depth of the shaft। ये क्या चक्कर है, ठीक है, तो याद रखो बच्चों, लिफ्ट चलती है एक बहुत बड़ा सा जो उसका बिल्डिंग का जो एक टावर टाइप का बनाया जाता है, अंदर से खोखला रहता है ना, उसको शैफ्ट कहते हैं। ठीक है, अगर जिस जगह लिफ्ट चल रही है, जिस जगह लिफ्ट चल रही है आप जानते हैं वो एक ऐसा वर्टिकल कॉरिडोर टाइप का बनाया जाता है जिसमें लिफ्ट ऊपर ही चलती जाती है, फ्लोर बाय फ्लोर रुकती जाती है, तो इसको हम शैफ्ट कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज शैफ्ट। तो अब लिफ्ट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो ऊपर चल पड़ती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से, फिर एंड द रिमाइंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 2a, फिर ऊपर जाती है रिटार्डेशन 2a से। तो ही इज आस्किंग फाइंड द डेप्थ ऑफ द शेफ्ट। तो सुनो, है ये हाइट, लेकिन कहते क्या है इसको कि वो जो लिफ्ट का जो गड्ढा है उसकी गहराई क्या है, यानी वो पूरी लेंथ पूछ रहा है। उसी में ये डेप्थ और शैफ्ट ये शब्द आने से क्या होता है, समझ में कौन सी सिचुएशन है। तो जो लिफ्ट का बहुत बड़ा सा वो जो कॉरिडोर टाइप का वर्टिकल, उसको ऊपर से देखते हैं तो कहते हैं बड़ा गहरा है, तो उसी को कहते हैं इसकी गहराई क्या है, या नीचे से तो उसकी ऊंचाई क्या है, वही सब शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो हम क्या बोलेंगे, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन ले आएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर ले आए बच्चों, तो अगर हम इसमें देखो थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, एक्सेलरेशन ए है, रिटार्डेशन 2 है, तो ठीक है, इसका वीटी ग्राफ अगर थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है, और टोटल टाइम ऑफ मोशन टी है, तो एक्सेलरेशन ए है, रिटार्डेशन 2 है, तो यानी कि एक्सेलरेट करने का टाइम ज्यादा है क्योंकि चलता रहा, लेकिन रिटार्डेशन 2 है, ज्यादा रिटार्डेशन लगा तो ये गाड़ी या लिफ्ट जल्दी रुक गई, तो ये हो गया 2a का रिटार्डेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बनाया, इस टाइम को कह दो t1, यहां से यहां तक कह दो t2, t1 प्लस t2 को जोड़ दो तो क्या मिलेगा t, है ना, तो t बराबर क्या है t1 प्लस t2। इसी लिफ्ट का हमने क्या किया है, ग्राफ बना लिया। लिफ्ट हमेशा, लिफ्ट में कोई ये नहीं कहता है कि ये बताने की जरूरत नहीं स्टार्टिंग में रेस्ट, जो भाई लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे है तो रेस्ट पे ही है, चलती लिफ्ट में कोई नहीं घुसता है, रुक जाती है तभी कोई घुसता है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है लिफ्ट की, 0। तो u 0 है, एक्सेलरेट करती है v वेलोसिटी तक, ये लो v वेलोसिटी एक्सेलरेट करके, उसके बाद रिटार्डेशन में लगा तो वेलोसिटी घटने लगी, घटते घटते t2 टाइम के बाद 0 हो गई। ठीक है, तो हमें ये पूरा डिस्टेंस बताना, हमें मालूम है कि vt ग्राफ का अगर एरिया निकालेंगे तो मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और डिस्टेंस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें h हाइट मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, देखो यहां से यहां तक हाफ बेस इंटू हाइट t1 इंटू v, इतना
प्लस ये वाला हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये टोटल इतना T2 माइनस T1 इंटू V, ठीक है। अब अगर तुम इसको देखो तो हाफ कॉमन निकालें, हाफ V कॉमन निकाले, अंदर क्या बचा T1 प्लस T2 माइनस T1, तो कितना आ गया VT2 बाय 2, ठीक है। अब हमें तो रिजल्ट किससे बताना है, टी के टर्म से बताना है, तो आपको मालूम है ये एंगल क्या है θ1, ये एंगल क्या है θ2, और हमें मालूम है कि tan थीटा यानी स्लोप क्या देता है, स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो यहां पे हमने टाइम एज्यूम किया था 0, तो 0 से T1 और यहां से यहां तक 0 से T2 तक, ठीक है, ठीक। अच्छा, हमने ये T1 प्लस T2 इमेजिन किया हुआ है, तो इसको देखो हमने यहाँ पे इस यहां से यहां तक T1 लिया हुआ है, ऐसे भी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एजम्पशन T1 प्लस T2 कर दिया है, तो ऐसा कर लो, ये इंटरवल ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये इंटरवल T1 है और ये इंटरवल T2 है, ऐसा कर लो, फाइनल टाइम मत रखो, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि वो tan थीटा लेने में इंटरवल्स मिल जाएंगे, डायरेक्ट घटाना नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। आ तो आंसर हर तरीके से आता है, देखो। तो अब इसका अगर हम एरिया निकालें तो क्या कहेंगे, h इज इक्वल टू हाफ, वी आर गेटिंग डायरेक्ट इंटरवल हाफ बेस इनटू हाइट, प्लस फिर से इंटरवल हाफ बेस इनटू हाइट T2। अब यहां से v बाय 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा T1 प्लस T2, और T1 प्लस T2 में क्या कहा था T, तो h यानी टोटल हाइट ऑफ द या डेप्थ ऑफ द शेफ्ट कितनी आ गई VT बाय 2, करेक्ट। पर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में तो कहीं v है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें आंसर a के टर्म्स में बताना है, तो बता देते हैं, देखो इधर ये क्या हमारा tan थीटा 1, tan थीटा 1, tan थीटा क्या देता है बच्चों, हमें देता है एक्सेलरेशन, तो ये था एक्सेलरेशन a, तो कितना आएगा v बाय T1, इधर से देखो tan थीटा 2 रिटार्डेशन कितना है 2a, ये कितना आएगा v बाय T2, ठीक है। तो T1 क्या हो गया हमारे पास, T1 हो गया v बाय a, T2 क्या हो गया v बाय 2a, करेक्ट। T इज इक्वल टू क्या है T1 प्लस T2, v बाय a प्लस v बाय 2 है, ये आ गया हमारा T, T1 प्लस T2, v बाय a प्लस v बाय 2 है, तो 1 प्लस आधा होता है 1.5, समझ रहे, 1 प्लस हाफ क्या हो गया 3v बाय 2a, तो हमें आंसर किसके टर्म्स में करना था a के टर्म्स में, तो यहां से v निकाल लो, v कितना आ गया, v आ गया हमारे पास 280, 280 बाय 3v, 280 बाय, एक मिनट, v कितना आ गया 2a बाय 3 आएगा केवल, 280 बाय 3 दैट इज v, इसको ले जाकर यहां रिप्लेस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इनपुट कर दो, आपका आंसर आ गया कितना, h इज इक्वल टू v क्या लिख दिया हमने 280 बाय 3 इंटू t बाय 2, तो 2 ये कैंसिल हो गए, क्या बन गया 80 स्क्वायर बाय 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन आंसर आपका आंसर आ गया बी। तो इस क्वेश्चन में क्या था, लैंग्वेज में एक तो टाइम लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करने में इक्वेशन बार बार बनेंगी नहीं, तो इक्वेशन ना बनानी पड़े इसके लिए आप क्या करो ग्राफ बना लो, तो ग्राफ बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज रिटार्डेशन, और पूरा एरिया निकाला तो मिल जाएगा। हमने यहाँ पे T1 T2 नहीं किया, हमने इंटरवल लिया है, दिस फर्स्ट इंटरवल T1, सेकंड इंटरवल T2, तो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट से हमें डायरेक्ट T मिल गया, तो ज्यादा आसान कैलकुलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। फिर हमने देखा कि हमें v के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, a के टर्म्स में चाहिए, तो फर्स्ट ट्राइंगल से हमको a मिलेगा, a यानी एक्सेलरेशन, सेकंड से मिलेगा रिटार्डेशन यानी 2a, क्वेश्चन ने कहा है 2a तो 2a ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस v बाय T1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी T2,
तो यहाँ से हमने T1 लिखा V बाय T2 लिखा V बाय 2 है, और हमें मालूम है दोनों का सम कर दो तो T आता है, तो T1 प्लस T2 इज T, तो यहाँ रिप्लेस किया तो 3 बाय 2 हो गया। यहाँ से V हमने निकाल लिया 2AT बाय 3, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर रिप्लेस करके सॉल्व किया तो आ गया 80 स्क्वायर बाय 3। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की ये किसका मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो बच्चों, पहली बात तो ये कि यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज जरूर हुआ है, यानी कि प्लस थी वेलोसिटी अब माइनस, इसका मतलब पहले ईस्ट थी तो वेस्ट है, नॉर्थ है तो अब साउथ है, डायरेक्शन चेंज जरूर हुआ है। ठीक है, तो अब कह रहा है प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट, ये बात सही है, एक बॉल को ऊपर फेंकोगे उसके बाद वापस आएगी, है ना। और दूसरी बात इसमें दिख रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, पहले मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर वेलोसिटी घटती हुई रिटार्डेशन हो रहा है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है ना। और देखो इधर जाने में टाइम 6 लगा, आने में टोटल 12, यानी जाने आने का टाइम बराबर कब होता है, जब कोई बॉल वर्टिकली ऊपर फेंकी जाए तो जाने आने का टाइम बराबर, तो जाना 6 आना 6, तो यानी कि हमें तब तक पहला ऑप्शन सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम्स का कोई सेंस नहीं बनता, उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, तो नॉट अ वे। तीसरा कहना है कार विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट रोड, अगर कार में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो पहले इसमें रिटार्डेशन क्यों हुआ, है ना, और कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया ना। चौथा, एन ऑब्जेक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो आप कह सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एन ऑब्जेक्ट इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद डिक्रीजिंग स्पीड, ये एक पल के लिए सही है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ है ना, यानी कि अगर कोई गाड़ी की स्पीड घटती चली जा रही है तो जाके रुक जाएगी, अब वो कंटिन्यूसली वापस आती कि नहीं आती ऐसा कोई मेंशन नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में साफ से बोला गया प्रोजेक्टेड प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट, तो इसमें जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर फेंकी जाएगी जो भी ऊपर जाता है वो नीचे जरूर आता है कि नहीं। इस वजह से हमारे पास यहाँ ये पूछने की जरूरत नहीं कि सर बॉल वापस आई क्या, वो तो आनी ही आनी है, तो वो हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो गया ए। बी और सी तो एब्सोल्युटली गलत हो गए, डी में एक चांस हो सकता था, लेकिन क्योंकि उसने वापस आने की कोई बात ही नहीं करी है, पर ग्राफ में वापस आने की बात हो रही है, तो हमारा ए ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Two balls are dropped to the ground from different heights. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. If the first ball takes 5 seconds to reach the ground, ठीक है, दो बॉल को ड्रॉप किया गया अलग अलग हाइट से, one ball dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground at the same time. If the first ball takes 5 seconds to reach the ground, then difference in the initial heights। तो वही बात है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लो। एक बॉल को ड्रॉप किया गया, 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया, तो पहली बॉल थी हाइट h1 पर, दूसरी बॉल थी हाइट h2 पर। ठीक है, इसको 2 सेकंड के बाद ड्रॉप किया गया, और पहली बॉल को नीचे टाइम लगता है 5 सेकंड, और इसको कितना टाइम लगा होगा कि दोनों साथ साथ पहुंची, तो इसको 2 सेकंड बाद ड्रॉप किया और ये नीचे पहुंच गई, इसका मतलब इसको टाइम लगा 3 सेकंड। करेक्ट। इन दोनों की हाइट का डिफरेंस क्या है, अरे भाई लॉजिकल बात सिंपल हो गई, h1 बराबर हो गया हमारा हाफ g इंटू 5 का स्क्वायर, यानी हो गया 5 125 मीटर, h2 हो गया हमारे पास हाफ g, यानी 10, देखो g को हम कहेंगे डायरेक्ट 5 काटने समझो 10 है, और क्या हो गया 3 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया 45, है ना। तो 125 और 45 का डिफरेंस कर लो बच्चों, क्या आंसर आ रहा है 80 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना था, कुछ खास क्वेश्चन दम नहीं था। चलते हैं 18 की तरफ। A body travels uniformly at a distance of 13.8 plus minus 0.2 मीटर इन अ टाइम इतना, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर। ठीक है, वेलोसिटी पूछेगी, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग बिना एरर वाली वैल्यूज का सिंपल यूज कर लेते हैं। तो हमें मालूम वेलोसिटी बराबर होता है क्या, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 13.8 बटे 4 कर लो। ठीक है, ये वेलोसिटी आएगी आपके 3.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
3.45 3.45 3. समय भरा हुआ है तो आपकी चालाकी चल नहीं पाएगी। अब क्या करो, अब करो कि डिस्टेंस का परसेंटेज एरर निकाल लो। डिस्टेंस का परसेंटेज एरर कितना, कितना आउट ऑफ कितना, यानी 0.2 अपॉन 13.8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इतना परसेंट आ जाएगा x का। फिर टाइम का एरर निकालो। टाइम का एरर निकालोगे तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, टाइम में लिखा हुआ है 0.3 कितना, 0.3 आउट ऑफ कितना 4 इंटू 100 कर लो, ये परसेंटेज आ गया डिस्टेंस का और टाइम का। ठीक है, हाँ डिस्टेंस का और टाइम का। एग्जैक्टली वैल्यू बता देता हूं तुम्हें क्या क्या आ रही थी, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस का आपका आएगा लगभग 0.4 के आसपास, 1.4 के आसपास, और ये आपका आएगा 8.9 के आसपास। नहीं, ये आपका टाइम का आएगा 0.75 के आसपास, ठीक 7.5 आएगा। अब आपको मालूम है बच्चों कि वेलोसिटी बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो xt -1 हो गया है ना। तो वेलोसिटी का परसेंटेज कितना आएगा, पावर इनटू एरर, इसका परसेंटेज एरर 1 इंटू 1.4 प्लस इसका परसेंटेज एरर 1 इंटू 7.5। तो वेलोसिटी का परसेंटेज एरर आपका आया लगभग 8 पॉइंट, इसको 1.44 ले लो, 8.94 के आसपास आ गया आपका। ठीक है, अब आपको मालूम है कि ये जो इसकी एरर फ्री वैल्यू है 3.45 मीटर पर सेकेंड, इसमें इतना परसेंटेज एरर है, तो क्या करोगे 8.94% ऑफ 3.45 निकाल लो। कैसे निकालते हो तुमको आपको बता चुके हैं, वैल्यू से परसेंटेज निकालना, परसेंटेज से वैल्यू निकालना, दोनों रिवर्स चीजें आपको आनी चाहिए। वैल्यू से परसेंट निकालना, परसेंट से वैल्यू निकालना। तो अभी किसकी जरूरत पड़ रही है, हमें जरूरत पड़ रही है परसेंट से वैल्यू निकालना। तो 8.94 बाय 100 इंटू 3.45 जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका लगभग आंसर आएगा 0.3। तो आप बोलोगे कि 3.45 में आपका एरर जो है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड का है। तो आपका आंसर हो जाता है बी ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बच्चों, 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अ बॉडी इज एट रेस्ट एट x बराबर 0, at t0 it starts moving in the positive x direction with a constant acceleration. At the same instant another body passes through x बराबर 0 moving with positive x direction with a constant speed. The position of the first body is given by x1 after time t and that of the second body x2 after the same time interval. Which of the following graph correctly describe the x1 minus x2 as a function of time, यानी x1 minus x2 का आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा प्रैक्टिकलिटी से भरा हुआ क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो ध्यान समझना बच्चों, अगर आप इसको फील करके समझोगे ग्राफ बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, देखो इधर, देखो हम सुबह सुबह की बात है, अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस हमने फर्स्ट बॉडी कौन है, सेकंड बॉडी कौन है, उसी के हिसाब से आपका डिफरेंस समझ में आएगा। हमने स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे, यानी कि फर्स्ट बॉडी एट रेस्ट है, स्कूटर स्टार्ट कर किक मारे स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसी समय it starts moving in the positive in the positive direction with constant acceleration. ठीक है, at the same instant another body passes through x बराबर 0 moving in the positive direction with constant speed. The position of the first body is given by x1 after time t and that of second body x2. ठीक, तो जब हम अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, और स्कूटर में एक्सेलरेशन a, ठीक है, अभी हमने स्टार्ट ही किया तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है,
ये फर्स्ट बॉडी हो गई। उसी समय एक भैया जो है अपनी ओल्ड मॉडल मारुति कार से कांस्टेंट वेलोसिटी से चले निकले, बगल से निकले, तो उनके पास तो गाड़ी की वेलोसिटी पहले से थी ना, और हमें अभी वेलोसिटी क्या करनी है, गेन करनी है। तो हम रह जाएंगे पीछे, जबकि अभी एक्सीलरेट कर रहे हैं, हम रह जाएंगे पीछे, लेकिन कार बगल से निकल गई। तो अब हमारे और इनके बीच में शुरुआती दौर में क्या दिखेगा कि ये आगे चलती जा रही है, हम इनके पीछे एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे हमारे इनके बीच का डिस्टेंस जो आएगा, तो हम इनसे पीछे होते जाएंगे, क्योंकि इनकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। मान लो इनकी वेलोसिटी रही होगी 10 मीटर पर सेकंड, सपोज करो, वैल्यू समझो अच्छा समझ में आएगा। तुम्हारी वेलोसिटी 0 है ना अभी, तो कौन आगे निकलता जा रहा है, वो जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, वो आगे निकलती जा रही है, और तुम कहां रह गए हो, अभी पीछे हो। तुम्हारे उनके बीच में गैप बढ़ रहा है, यानी कि आपका जो गैप है वो बढ़ रहा है, आप पीछे जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, हैविंग एक्सेलरेशन बट यू आर मूविंग बैकवर्ड, ठीक। लेकिन आप एक्सेलरेट कर रहे हो, तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो रही है, क्योंकि आप एक्सेलरेट कर रहे हो, लेकिन इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 की 10, तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे 0 से बढ़ना शुरू हुई, 7, 6, 7, 8, 9, और धीरे धीरे क्या हो गई, 10। अब जैसी 10 होगी वैसी क्या होगा, आपका इनके बीच का गैप जो होगा वो घटना बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव सेपरेशन क्या हो जाएगा, 0। थोड़ी देर आप उसके बगल में पहुंच चुके हैं, सेपरेशन क्या हो गया, 0। उसके बाद आप तो एक्सेलरेट ही करते चले जा रहे हो, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो अब आपके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और आप एक्सेलरेट करते चले जा रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, फिर वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। तो पहले आप कार वाले भैया से पिछड़ रहे थे, क्योंकि आप अभी एक्सेलरेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्पीड धीरे बढ़ रही है, तो पहले आप पिछड़ रहे थे, फिर धीरे 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 क्या हुआ, एक्सेलरेट करते करते आप बराबर में पहुंचे, गैप क्या हो गया, 0। उसके बाद फिर आप एक्सेलरेट करते हुए आगे निकल गए, करेक्ट। तो ये ग्राफ कौन दिखा रहा है, पहले आप पिछड़ रहे थे, यानी कि पहले आप नेगेटिव में जा रहे थे, फिर आप बगल में आ गए, फिर आप आगे बढ़ते चले गए। तो कौन सा ग्राफ साफ साफ बता रहा है, बी बता रहा है। अब इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसमें तो लग रहा है कि आपके डिस्टेंस बढ़ते ही चला जा रहा है, इसमें तो पता नहीं कुछ और ही कहानी हो गई है ना। तो साफ साफ ये ग्राफ जो हमारा दिख रहा है, इसे बिना कुछ मैथ लगाए अगर टिक करना हो तो बी ऑप्शन टिक कर सकते हो। जस्ट रोज मर्रा की बातों से अगर इसको समझ सको कि कोई गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी चली जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, आपने स्कूटर स्टार्ट किया और इसको दौड़ाया, तो पहले तो आपसे आगे निकल जाएगा, फिर आप एक्सेलरेट करते करते इसके बगल में पहुंचोगे, फिर आप एक्सेलरेट करते आगे चलो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़े, इनको कांस्टेंट वेलोसिटी चले जाएगा। तो कुछ ये सिचुएशन बनी हुई थी यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन बी आएगा, पहले आप पिछड़ोगे, फिर साथ में पहुंचोगे, फिर आप आगे निकल जाओगे, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट बच्चों आपको याद रखना है, स्टीफेंस कांस्टेंट आपको कहां से मिलता है, आपको मिलता है स्टीफेंस लॉ से, रेडिएशन में की जो dq बाई dt है उसका फॉर्मूला सिग्मा a t की पावर 4 से, और ब्लैक बॉडी नहीं है तो परमिटिविटी लगा देंगे, यहाँ इसका डायमेंशन नहीं हो तो सॉरी ये एमिसिविटी लगा देंगे, तो सिग्मा का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा, ये लिखा हुआ है किसका, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कितना, ml स्क्वायर t माइनस 3 अपॉन, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया ये टेम्परेचर को हम थीटा से दिखा दें वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ना टाइम से, तो यहाँ लिखा थीटा की पावर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर थीटा की पावर 4, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, ये एल स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा, एम टी माइनस 3 थीटा माइनस 4, एम टी माइनस 3 थीटा माइनस 4, इसको आप याद कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा, डराइव करने में टाइम लगता है ना। तो ऑप्शन सी लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन a of a particle starting from rest varies with a बराबर अल्फा टी, a बराबर अल्फा टी प्लस बीटा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर अ टाइम t। तो अगेन आपको मिल गया एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, a बराबर आपने लिखा dv बाई dt बराबर अल्फा टी प्लस बीटा, dt उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो dv आपका बन गया बच्चों अल्फा टी प्लस बीटा इंटू dt, और स्टार्टिंग में आप रेस्ट, तो 0 से v और ये 0 से t, तो आपका आ गया v माइनस 0 बराबर कितना, अल्फा टी स्क्वायर
प्लस बीटा टी, तो v बराबर आपका आ गया अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा टी। तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका दिख रहा है कि ये सही ऑप्शन आ गया। एक इजी क्वेश्चन, बहुत आराम से आप हैंडल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों, a car moves a distance 200 meter, it covers first half of the distance with a speed of 60 km per hour and the second half at a speed v. If the average velocity is 40 km per hour, the value of v is। तो देखो बोल रहा है ना कि डिस्टेंस के दो टुकड़े कर दिए, डिस्टेंस के दो हाफ बना दिए गए ना, डिस्टेंस के दो हाफ बना दिए गए। तो आपको यहाँ पे 200 मीटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस ये पता चला कि दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इक्वल डिस्टेंस कंडीशन। इक्वल डिस्टेंस विद अनइक्वल वेलोसिटी कवर करता है बच्चों। तो हमें मालूम है एवरेज वेलोसिटी बन जाती है इनका हार्मोनिक मीन, है ना, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कर लो। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी दी गई है हमें, 40 दी गई है, और एक वेलोसिटी कितनी 60 दी गई है। तो 2 इंटू v1 इंटू 60 अपॉन v1 प्लस 60 इज इक्वल टू 40। किसी को भी v1 v2 मान सकते हो, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये 0 0 कट गए, क्या बचा, 2 2 जा 4 काट दो, क्या बचा, v1 बराबर 2v1 प्लस 120। तो क्या आ जाएगा, कुछ कैलकुलेशन एरर कर दी हमने, जब कैलकुलेशन करने की ज्यादा मन ना हो तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है। समझ गए, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आना था। तो क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो एक स्पीड कितनी है 60 और दूसरी स्पीड में बतानी है। तो पहली वाली को चलो 60 मान लेते हैं। तो पहले इसको उड़ा दो, ये अच्छा नहीं लगा देखने में, 20 लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो, v1 हो गया हमारा 60, v2 हमको नहीं पता, फिर हो गया 60, v2 हमको नहीं पता, बराबर कितना हो गया 20। तो ये और ये कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6 हो गया, क्या बचा बच्चों, 3v2 इज इक्वल टू, उधर हो गया 60 प्लस v2, तो ये उधर से इधर आया, तो 3 माइनस 1 कितना बचा, 2v2। तो 2v2 अगर आपके पास कितना आ रहा है 60 आ रहा है, तो v2 कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, सही है। तो आपका आंसर आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते थे, इनमें से किसके साथ हार्मोनिक मीन 40 का आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते थे कि 13 के साथ आएगा नहीं, इसके साथ आएगा नहीं, 60 के साथ आएगा नहीं, 30 के साथ आएगा। ये कैलकुलेशन वैल्यूज ऐसे इनसे आएगा, सीधा देख के बता सकते थे, पर कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं, 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो बच्चों, बहुत कॉमन क्वेश्चन दिया है इसमें, ताकि आपको कुछ पुराना टेस्ट भी आता रहे। एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर टेकन एज फंडामेंटल। तो फॉर्मूला ऑफ फोर्स बताना है। तो फोर्स क्या करोगे, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, तो पावर ए बी सी, ठीक है। देखो कम मेहनत करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ज्यादा जोश में ना हो, है ना। एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a, वेलोसिटी होगी एल टी माइनस 1, तो बी टी माइनस बी, डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम, तो हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो -3c, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, देखो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, एक ही एम है हर तरफ, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है। तो सीधा पहले देखो c बराबर क्या दिख रहा है 1, तो c बराबर हो गया 1। अब c किसका था, रो का, किसकी डेंसिटी में 1 लिखा है, तो यार हमें दिख रहा है 3 जगह 1 लिखा है, तो चालाकी नहीं चल पाई ज्यादा, पर कोई बात नहीं, कोशिश जारी रहेगी। टाइम कितनी जगह बच्चों, टाइम केवल यहाँ पर है और टाइम यहाँ पर है, और तो कोई टाइम है नहीं। तो दिख रहा है माइनस बी बराबर क्या है, माइनस बी बराबर -2, तो बी बराबर कितना हो गया 2। अब बताओ बी किसको माना था तुमने, वी को, तो वी स्क्वायर कहाँ कहाँ लिखा है, वी स्क्वायर यहाँ लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब सीधा यहाँ टिक करो और भाग जाओ आगे, यानी कि ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं कि अब हम बी भी निकालेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते गए, केवल वी स्क्वायर यहाँ रो बना, ठीक। समझ गए कैसे करना है, कैलकुलेशन ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि अ ट्रक एंड अ कार आर मूविंग विद इक्वल मोमेंटम, ठीक है,
ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स बोथ स्टॉप आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, दोनों मोमेंटम इक्वल है, तो ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, कार विल कवर लेस डिस्टेंस बिफोर रेस्ट, बोथ विल कवर इक्वल डिस्टेंस या नन ऑफ द अबव। तो क्या करोगे, देखो पहले समझो कि ब्रेक लगाया गया, तो यहाँ पे बच्चों सबसे ज्यादा आसान होता है कि अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर लें तो सबसे ज्यादा आसान कॉन्सेप्ट बन जाता है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। W बराबर डेल्टा के इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय के हिसाब से अगर बोले तो ब्रेक लगाते हैं बच्चों तो कैसा वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, यानी F इंटू एक्स बराबर डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब गाड़ी अगर रुकी गई है तो जाहिर सी बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल क्या थी, इनिशियल मान लेते हैं के थी, ठीक है, हाफ एम यूज कर मत लिखना, तो क्या लिखा है माइनस एफ एक्स बराबर माइनस के इनिशियल, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इस क्वेश्चन ने बात करी है किसकी, मोमेंटम की, है ना, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताओ क्या होती है, तो हमको मालूम है पी स्क्वायर बराबर होता था 2m के, तो k बराबर क्या हो गया बच्चों, पी स्क्वायर बाय 2m, तो इसको यहाँ रिप्लेस करो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर, तो लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर पी स्क्वायर बाय 2m, तो क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें कि दोनों पे ही सेम फोर्स लगाया गया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद रुक जाते हैं, तो तुम्हें मालूम है और मोमेंटम सेम है, ठीक, फोर्स सेम है, टू सेम है, तो क्या कहोगे एक्स एम के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका मास ज्यादा है वो डिस्टेंस कम कवर करेगा, जिसका मास कम वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, तो क्या कहते हो कि ट्रक विल कवर लेस डिस्टेंस, ये बात सही है, ट्रक का मास क्या होता है ज्यादा, तो ट्रक का मास अगर ज्यादा है तो वो लेस डिस्टेंस कवर करेगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन 25, क्वेश्चन, train S is moving towards north with a speed 25 meter per second. A monkey is moving with speed 5 meter per second on the roof of the train against its motion. The speed of the monkey as seen by the observer on the ground. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें मालूम है वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगर हम लिखेंगे तो इसको हम एक्सपेंड करके लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को vm माइनस vt, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ट्रेन जा रही नॉर्थ में, तो लेट द नॉर्थ इज पॉजिटिव, नॉर्थ को हम पॉजिटिव मान लें तो साउथ क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन ने कहा कि जो मंकी है, सुनना, ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ट्रेन की स्पीड तो 25 है नॉर्थ यानी पॉजिटिव, a monkey is moving in speed 5 meter per second on the roof of the train against its motion, यानी कि जो मंकी की स्पीड है ट्रेन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ट्रेन के हिसाब से ट्रेन के अपोजिट और कितनी है 5, तो ये जो 5 दिया गया है वो क्या है, वो vmt है, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन गिवन है, यानी क्या लिखोगे यहाँ पे -5 लिखोगे बच्चों, और -5 बराबर क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें बताना है, और ट्रेन की कितनी स्पीड है 25, तो इसको उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा +25 -5 बराबर vm, तो बच्चों vm कितना आ गया, vm आ गया हमारा +20, +20 का मतलब क्या कहते हो, प्लस का मतलब हुआ नॉर्थ, यानी कि ग्राउंड से देखने पे वो मंकी कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, कितनी स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड से चला जा रहा है, तो सी ऑप्शन टिक कर देंगे। सिर्फ लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी का आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, हाँ, पर इतना आसान भी नहीं कि आप इसको पढ़ते जाओ देने। एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसके लिए हम तैयार ही नहीं होते कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट तो बताया नहीं, कि हमें नहीं बताया जाएगा, क्यों नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम कोई कैलकुलेशन करते ही नहीं, पर समझो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम का एरिया हमें क्या देगा, ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना कि हम a इंटू एक्स लिख के देखें क्या मिल रहा है, a इंटू एक्स लिख के देखो जरा क्या दिख रहा है तुमको, भाई एरिया जब भी करो चाहे ट्राइंगल हो रेक्टेंगल मल्टीप्लाई होंगे ना दो चीजें, तो मल्टीप्लाई करके देख लो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एल टी माइनस 2 इंटू एल, तो क्या लिखा हुआ है एल स्क्वायर टी माइनस 2, देखो ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ
तो एरिया जब भी किसी का होता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे ट्राइंगल हो चाहे कोई भी अल्टीमेट चीजें मल्टीप्लाई होती है ना, रेक्टेंगल में एल इंटू बी करोगे, ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, तो दो चीजें मल्टीप्लाई कर देख लो कि वो किस चीज का डायमेंशन बना रही है। तो ये डायमेंशन बना रही हैं एल स्क्वायर टी माइनस टू। सर ये तो वेलोसिटी के स्क्वायर का डायमेंशन मालूम दे रहा है। बस अब यहां से हम बात पकड़ के यहां जा सकते हैं क्या, कि हमें वो क्या देगा, इम्पल्स देगा? नहीं भाई, इम्पल्स तो m इंटू वी होता है ना, मोमेंटम जैसा होता है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास सोच लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट मास, तो ये तो खाली वेलोसिटी का डायमेंशन देगा, ये भी सही नहीं है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी लिखें हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम, तो एम कट गया तो वी स्क्वायर, यस ये सही लग रहा है, तो क्या टिक कर दो एसी, लेकिन यही पढ़ लो टोटल चेंज एनर्जी नहीं है, तो कोई मतलब इसका डायमेंशन तो एम स्क्वायर टी माइनस हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। तो पहले तो देखो जो दिया गया है उससे घबराओ नहीं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला आ किस चीज का रहा है, जो चीज का आ रहा है उसको ढूंढ डालो, मिल जाएगा, टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग करके आ पाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमने पढ़ा ही नहीं तो हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? वो जानबूझ कैसे दिया जाता है कि आप इसमें थिंकिंग डाल के आगे बढ़े। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, क्लियर है? रुकना नहीं है, समझना है कि क्यों दिया हुआ है, कैसे दिया, क्या कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। A stone dropped from the top of a tower is found to travel 5/9 of the height of the tower during the last second of its fall. ठीक है, time of fall is, तो पढ़ो जरा क्या कह रहा है। टॉवर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, ड्रॉप किया तो u0, फिर लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन में उसने कवर किए 5h/9 हाइट। इसका मतलब टोटल हाइट तो h रही होगी, और क्या, उसका 5/9 टाइम्स ऑफ h उसने लास्ट सेकंड में कवर किया, लास्ट सेकंड ऑफ मोशन। ये जो लास्ट सेकंड ऑफ मोशन बच्चों ये क्या है, एक ही सेकंड तो है, हाँ एक ही सेकंड है। अच्छा इसके ऊपर कितनी हाइट बच गई, तो इसके ऊपर हाइट बच गई है h माइनस 5/9 h, यानी कितनी बची, तो 9 माइनस 5 4h/9 की हाइट ऊपर बची हुई है ना, हाँ सही है। तो ये जो ऊपर का जो डिस्टेंस बचा हुआ है ये वाला, और ये जो लास्ट सेकंड में कवर हुआ ये वाला, इनका रेशियो कितना है, तो देखो जरा h1/h2 अगर आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 4:5, 4:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये लास्ट वाला पार्ट पांचवा हिस्सा है, अगर हमारा पांचवा हिस्सा है, तो हमको एक इक्वेशन, हमें एक रिलेशन पता है कि जब भी कोई चीज ड्रॉप करी जाती है तो इक्वल इंटरवल्स में 5:3:1 का रेशियो रहता है, 3 लगातार सेकंड 1:3:5, और ये वाला हिस्सा पांचवा है, और इसके ऊपर के सारे डिस्टेंस का सम कितना आना चाहिए, 4 क्या 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला सेकंड हो गया, दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा सेकंड हो गया, टाइम ऑफ मोशन कितना हो गया, 3 सेकंड ऑफ मोशन इज द टाइम ऑफ जर्नी। खत्म हो गया, कुछ सॉल्व ही नहीं करना था इसमें, 135 के रेशियो से उड़ा सकते थे, उड़ा दिया। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 अनदर सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर का बच्चों। कह रहा है कि ABC और ABC देन X इज, ठीक है, तीन चीजों का एक रिलेशन दिया हुआ है, X बराबर AB² / ठीक है, और कह रहा है कि A का परसेंटेज 1 है, B का 3 है और C का 2 है, तो X का परसेंटेज एरर कितना, तो हमें मालूम पावर इंटू एरर होता है ना, तो A की पावर 1, 1 into 1 plus 2 into 3 plus 3 into 2, तो कितना आ जाएगा 1 plus 6 plus 6, 6 12 और 1 13। तो कुल सर आपने यहाँ 3C तो ऊपर है माइनस हो जाएगा, तो बच्चों हमको मालूम है कि हम कभी भी परसेंटेज में घटाते नहीं, हमेशा हम जोड़ते हैं, यानी हम लेते हैं हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये जो पावर ऊपर आके माइनस भी हो गई थी ना, देखो ध्यान से नोट्स देखना, हमने बताया हुआ है बहुत डिटेल में, ये जो ऊपर माइनस भी हो गई थी ना, तो इसका माइनस नहीं यूज करें, खाली पावर इंटू एरर करते चले जाएंगे, 13% हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन हो जाएगा 13%, करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ऑन अ फॉगी
डे टू ड्राइवर स्पॉट ईच अदर व्हेन 80 मीटर अपार्ट। ठीक है, धुंध थी और गाड़ी धुंध में चला रहे थे दो लोग, और उनकी डिस्टेंस 80 मीटर उनको मालूम पड़ गया। अभी कैसे मालूम पड़ गया भगवान जाने, क्वेश्चन ने कहा तो मान लो। आदमी नहीं दिख रहा, उनको 80 मीटर दिख गया। खैर खैर क्वेश्चन कह रहा है तो कह ही रहा है। तो 80 मीटर के डिस्टेंस उनको एक दूसरे को महसूस हुआ, भाई वो हमारे सामने, हम उसके सामने, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। स्पीड कम नहीं है भाई साहब लोगों की, 70 और 60 में चला रहे हैं फॉग में, और फिर दोनों में ब्रेक लगाया। अल्टीमेटली करें तो क्या करें, ब्रेक लगा दिया। अब इस क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आता है कि ये दोनों आमने सामने से आ रहे थे कि पीछे से आ रहे थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है कि दोनों आमने सामने से आ रहे थे। कैसे? क्वेश्चन ने कहा कि टू ड्राइव स्पॉट ईच अदर को स्पॉट कैसे कर सकते हैं? जब एक दूसरे को देख रहे होंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है कि a driver is chasing somebody and he observes that the distance remaining, तो इसका वो अकेला ही ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को स्पॉट कर रहे हैं तो ये माना जाएगा कि ये एक दूसरे के आमने सामने है। स्पॉट ऐसे भी कर सकते हैं, हमने शीशे में पीछे देख लिया, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम ये मानते हैं कि आमने सामने होंगे तब एक दूसरे को स्पॉट करेंगे। ये मान के चलना, अपना दिमाग ना लगाना कि हम तो ऐसे भी देख लेते हैं हमारे पीछे कौन आ रहा है, इतने तेज चला रहा है गाड़ी, लाइट बहुत मार रहा है, वो अलग बात है। लेकिन है ना, ईच अदर मतलब आमने सामने। अब दोनों की स्पीड 70 और 60 है, ब्रेक लगा दिए कितने, 5 के। अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल से ऑप्शन दे रहा है कि कार का कोलिजन अवॉइडेड यानी अवॉइड हो सकता है, नहीं कोलिजन तो होके रहेगा, नहीं वो अगल बगल से गुजर जाएंगे, और वो जस्ट चिपक के रह जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे लेकिन ऐसे हो जाएंगे, जस्ट ऐसे हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए गए, तो क्या किया जाए? तो भाई करना क्या, देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो रिलेटिवली यूज कर लो या ऐसा कर लो इंडिविजुअल यूज कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। टक्कर ना होने पाए तो इनका जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इनको रोक दे, है ना। कितने डिस्टेंस के बाद रोक दे, 80 तक की इनके पास लिमिट है, 80 मीटर तक इनके पास चॉइस है, 80 मीटर आते आते रुक जाने चाहिए। तो कार वन, ठीक, कार वन के लिए क्या कहोगे, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, इनिशियल क्या थी 70, 70 इंटू 5/18 हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्क्वायर करो, कैलकुलेशन में बढ़ा दी गई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2AS। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे 2AS यानी कि फाइनल वेलोसिटी, देखो जरा कार वन 70 इंटू 5/18, ये बन गई क्या, मीटर पर सेकेंड। कार टू 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक, गैप कितना है 80 मीटर। ठीक है, अब रिलेटिवली अगर तुम इनको देखना चाहो रिलेटिवली देख लो, वैसे देखना चाहो वैसे देख लो कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। फाइनल इसको रिलेटिव लगा दो, रिलेटिव 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 और रिलेटिव। ठीक है, फाइनल क्या हो जाए 0, इनिशियल स्पीड क्या है, दोनों को ऐड कर दिया तो इसको पहले मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करा के इनको ऐड करोगे, होल स्क्वायर करोगे, -2। ए कितना हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का, दोनों के रिलेटिव एक्सेलरेशन लोगे तो इसका और इसका 5, इसका 5 अपवर्ड डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, तो क्या ले लोगे 10, और डिस्टेंस कितना है 80। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को तुम 80 मत रखना, यहाँ रखना s। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तुम्हारा जो आएगा, अगर आपका डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 80 आ आएगा सॉल्व करोगे तो हम कह देंगे कि कोलिजन क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगर डिस्टेंस 80 से ज्यादा आएगा तो कोलिजन हो जाएगा, और अगर 80 से कम आएगा तो भी कोलिजन नहीं होगा। एग्जैक्टली 80 आएगा, अगर एग्जैक्टली 80 आएगा तो कह देंगे दे विल जस्ट कोलाइड। तो तुम जब उसको सॉल्व करोगे बच्चों तो तुम्हारा डिस्टेंस लेस देन 80 आएगा। ठीक है, और इंडिविजुअली भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन रिलेटिवली कर लो ज्यादा आसान रहेगा। तो आपका डिस्टेंस जो आएगा वो लेस देन 80 आएगा, तो लेस देन 80 का मतलब ए ऑप्शन लगा देंगे। एग्जैक्टली 80 आता तो डी लगा देते, 80 से ज्यादा आता तो बी लगा देते। ठीक है, क्रॉस ईच अदर का कोई चॉइस नहीं है, टक्कर की चॉइस नहीं, दोनों का लाइन ऑफ मोशन क्या है, सेम, या तो टक्कर हो जाएगी या टक्कर होते तो रह जाएगी या बहुत पहले रुक जाएंगे। ठीक, ये 4 ऑप्शन में आपका ए आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन
with velocity 10 meter per second and moves with constant acceleration till the velocity increases to 50 meter per second. ठीक है, 10 से स्पीड होगी 50. At that instant the acceleration is suddenly reversed. What will be the velocity of the particle when it returns to the starting point? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें आपका दिमाग बहुत बार बार चक्कर खा रहा हो, ये क्या क्या कह रहा, क्या कह रहा, क्या कह रहा. देखो बहुत सिंपल बढ़िया डाटा दिया गया है. क्या हुआ, कार की वेलोसिटी इनिशियल थी, गाड़ी की वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड. जैसी 50 हुई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया. ठीक, तो कह रहा है कि जब वो वापस आएगा उसी जगह पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. तो सोचने वाली बात क्या बच्चों, इसमें डाटा दिया हुआ है लेकिन बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है. देखो ये थी 10 मीटर पर सेकेंड, ये थी 50 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने के बाद ही तो ऐसा हुआ. हाँ बिल्कुल सही बात है. अब ये क्या हुआ, रिवर्स हो गया, ए रिवर्स हो गया. ए जैसे ही रिवर्स हुआ तो पहले हम फर्स्ट पार्टिकल इक्वेशन यूज करें बच्चों. एक इक्वेशन दो बार यूज करेंगे. हम यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as. तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2ax. तो 50 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 2ax, इक्वेशन नंबर 1. ठीक, अब ए रिवर्स हो गया. अगली सिचुएशन में समझना, ठीक है, ए रिवर्स हो गया और जब ये वापस आएगी यहां पर तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है. तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 50 का स्क्वायर, क्योंकि जब रिवर्स हुआ तो इनिशियल 50 थी, 50 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू रिवर्स हो गया माइनस से, और डिस्प्लेसमेंट उतना ही तो है. क्यों, क्योंकि वापस वही आ रही है माइनस का 2x. तो माइनस का ए और माइनस का x दोनों डाटा सेम है लेकिन रिवर्स हो गए. और फाइनल वेलोसिटी हमको पता नहीं है लेकिन इनिशियल वही वाली जो जिस समय रिवर्स हुआ था, यानी 50 का 50 ही लिख लेंगे. ठीक है, तो अब जैसे इनको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर बराबर 2ax. तो तुम्हें दिख रहा है ये भी 2x ये भी 2x, तो क्या इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं. तो कितना आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर. इधर ले जाओ, 50 का स्क्वायर हो गया 2500, इधर आगे हो जाएगा 2500 माइनस 100 बराबर वी स्क्वायर. कितना आ गया, 5000 में से 100 घटा दिए बन गया वी स्क्वायर. तो 5000 100 घटाओ कितना बचेगा 4900. 4900 रूट करो कितना आएगा 70 मीटर पर सेकेंड. तो ये आपका आंसर आ जाता है. ये इसके अंदर स्टोरी थी कि रिवर्स होने पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा पर माइनस का ए वही रहेगा लेकिन माइनस का, और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं मालूम कि इनिशियल वही है जो रिवर्स होगी, तो 50 का 50 यूज कर लिया. दैट इज द वे यू हैव टू सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 30 बढ़िया क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं. A man is at a height 100 meter. He sees a car which makes an angle pi by 6 with man's position. If the car moves to a point where angle is pi by 3, what is the distance moved by it? ठीक है, तो क्या हुआ देखो, ये लोअर क्लासेस में हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन कहलाते थे. कार की पोजीशन ये थी, फिर थोड़ी देर बाद पोजीशन ये हो गई. पहले इसने एंगल बना रखा था पाई बाय 6, जाहिर सी बात है पास आती जा रही है तो एंगल बढ़ता जाता है, ये हो गई पाई बाय 3. पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री. ठीक, 6 3 18 और ये हो जाएगा 60 डिग्री. तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक मान लो बच्चों x1 है और ये डिस्टेंस मान लो x2 है. कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी ये गैप हमको बताना था. और इस आदमी की हाइट मतलब जिस जगह पर है टावर और मिला करके वो हाइट है 100 मीटर. आदमी हाइट नहीं है, जहां पे एटा हाइट है ना किसी हाइट पर है तो वो 100 मीटर है. तो तुम यहां देख लो ट्रायंगल नंबर 1 x1 वाला, तो क्या बोलोगे 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूरा ही x1 100 बाय x1. फिर ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला क्या 10 60 डिग्री बराबर 100 बाय x2, ये वाला ट्रायंगल x2. ठीक, यहां से क्या लिखा है हमें 10 30 कितना हो गया 1 बाय रूट 3
इज इक्वल टू 100 बाय x1। तो व्हाट इज x1? 100√3। यहां से क्या दिख रहा है? √3 बराबर 100 बाय x2। तो व्हाट इज x2? x2 आ गया हमारा 100 बाय √3, ये था 100 इंटू √3। तो कितना गैप कवर कर लिया? तो x1 माइनस x2 यानी डेल्टा x। तो डेल्टा x हमें मिल जाएगा, डेल्टा x हमें मिल जाएगा x1 माइनस x2 यानी 100√3 माइनस 100 बाय √3। तो 100 बाय 100 कॉमन निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? √3 3 माइनस 1 बाय √3 कितना आ जाएगा? 200 बाय √3। ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 200 बाय √3 आपका सी ऑप्शन है। ये टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते 32 की तरफ। 32 कह रहा है पार्टिकल मूव्स फॉर 8 सेकेंड इफ it first accelerates from rest and then retards to rest if the retardation 3 times the acceleration then time for which it accelerate will be। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हुआ? पहले इसमें एक्सेलरेशन हुआ, स्टार्ट हुआ रेस्ट से, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी कुछ गेन करी, फिर रिटार्डेशन हुआ, फिर रुक गया। ठीक, रिटार्डेशन का 3 टाइम्स से टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना है? 8 सेकेंड। ठीक है, नाउ ही इज आस्किंग टाइम फॉर विच एक्सेलरेट्स, यानी हमको एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि इसको सपोज कर लेते हैं T1 टाइम है, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन का टाइम। ठीक है, तो इसको सपोज कर लिया हमने T1 टाइम है, और ये टाइम मान लेते हैं हम T2। तो हमको मालूम है T1 प्लस T2 करोगे तो 8 सेकेंड है, और हमें मालूम है कि यहां से यहाँ एक्सेलरेशन और फिर रिटार्डेशन है। तो चाहो तो ग्राफ बना के कर लो, ठीक है, उससे और आसान सा दिखने लगता है। देखो, ठीक, ये A है, ये 3A है, जाहिर सी बात इसका टाइम कम होगा, इसका टाइम, ये इंटरवल T2 मान लो, ये इंटरवल T1 मान लो। ठीक है, तो यहां का टेन थीटा क्या है? A, तो A बराबर क्या है? V बाय T1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका कितना है? 3A V बाय T2। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करके देखो, AT1 बराबर V, इधर देखो 3AT2 बराबर V, यानी कि AT1 बराबर क्या बच्चों? 3AT2 है। तो T1 बाय या T2 बाय T1 क्या है? T2 बाय T1 है 3:1। T2 बाय सॉरी T1 बाय T2 कर लो तो 3:1। T1 बाय T2 कितना आ गया? T1 बाय T2 आ गया आपका 3:1, यानी T1 T2 का 3 गुना है। सही है, तो और दोनों का सम कितना? 8। तो यहाँ से सॉल्व कर लो कि T1 बराबर क्या आ जाएगा? 3T2। यहाँ लिखेंगे 3T2 प्लस T2 बराबर कितना? 8। तो 4T2 अगर 8 है बच्चों, तो T2 कितना हो गया? 2 सेकेंड। अगर T2 2 सेकेंड है तो T1 कितना हो गया? 6 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हो गया 6 सेकेंड और रिटार्डेशन हो गया 2 सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेलरेशन का टाइम पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, देखो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया रिटार्डेशन, से निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन 33 क्या कह रहा है? देखो, the coordinates of a moving particle at any time t are x alpha t cube y beta t cube स्पीड। बहुत आसान क्वेश्चन था, यानी कि x बराबर है बच्चों अल्फा टी क्यूब, तो dx बाई डी निकाल लो, vx कितना आ जाएगा? 3 अल्फा टी स्क्वायर। vy निकाल लो, कितना आ जाएगा? 3 बीटा टी स्क्वायर। और कह रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल टी इज गिवन बाय, तो इसका मॉड निकाल लो, यानी कि v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सॉल्व करके आपको ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट 33 का। चलते हैं 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? Vx ग्राफ दिया हुआ है और इसका Ax ग्राफ हमें बताना है। ठीक है, अब इसमें कई तरीके से लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी जैसे करना चाहिए, ताकि हमें कोई डाउट ना, मतलब इसकी थ्योरी नहीं समझेंगे कि क्योंकि ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है। विल गेट द आंसर डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मतलब कि बिल्कुल बोलेगा कि हाँ भाई हम हमारा जवाब ये है।
हमें देखो एक वी एक्स ग्राफ दिख रहा है, वी एक्स ग्राफ दिख रहा है, हमको ए एक्स ग्राफ पहचानना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है बच्चों, y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहां से बात को समझना चालू करो, y की जगह पे यहाँ पे x है, स्लोप क्या होता है टेन थीटा, स्लोप क्या है टेन थीटा, तो इसका स्लोप देखो कैसा है नेगेटिव है, क्योंकि एंगल जब भी मोर देन 90 होता है स्लोप इज नेगेटिव, और टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका स्लोप हो गया हमारे पास v नॉट बाय एक्स नॉट, वो भी कैसा नेगेटिव, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, v नॉट बाय एक्स नॉट इज द स्लोप, वो भी कैसा नेगेटिव, ठीक। और y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो हमारा y है v, सॉरी यहाँ पे हमको x लिखते हैं v लिखना है, y की जगह कौन है v, तो v बराबर माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, x जगह पे कौन है, x जगह पे x है, प्लस c इंटरसेप्ट कौन है हमारा v नॉट। ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, y यानी v बराबर m यानी नेगेटिव वी नॉट बाय एक्स नॉट, x यानी x प्लस इंटरसेप्ट v नॉट, यस ये मिल गई वेलोसिटी। अब हमें ढूंढना है ax ग्राफ, तो ax ग्राफ के लिए पहले a तो निकालो। तो जब भी a और x की बात आती है बच्चों, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि a बराबर क्या होता है, वैसे तो dv बाई dt होता है, लेकिन जब x की बात आए तो याद रखा करो v इंटू डी बाई dx, ठीक है। तो पहले जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है, इससे कि हमको dv बाई dx तो मिल तो जाए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे अब x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, एक्स का हो जाएगा 1 और वी नॉट का हो जाएगा 0, करेक्ट। तो यहाँ क्या लिखा है v इंटू डी बाई डी एक्स, तो v तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, यस सर, ये रहा v और ये रहा हमारा dv बाई डी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो a इज इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये तो हो गया v इंटू dv बाई डी एक्स क्या है ये लिखा हुआ है माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस वी नॉट एक्स नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स, फिर ये माइनस हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। अब हमें बताना था ax ग्राफ, तो देखो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा लगेगा अरे बहुत इक्वेशन, ना 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 कुछ नहीं, ध्यान से देखो। अब हमारे ऑप्शंस में y एक्सिस पे कौन है a, x एक्सिस पे कौन है x, यानी कि अब फिर से कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी हमारा जो एक्सेलरेशन है a, ये रहा, स्लोप कैसा आ रहा है उसका, उसका स्लोप आ रहा है सर पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है नेगेटिव, देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो प्लस जगह क्या लिखा है माइनस, सी जगह ये लिखा है, स्लोप कैसा लिखा है पॉजिटिव, तो एएक्स ग्राफ कौन सा सही है, वो एएक्स ग्राफ सही है जिसके पास स्लोप कैसा हो पॉजिटिव, इंटरसेप्ट कैसा हो नेगेटिव। तो ये ग्राफ क्या सही है, नहीं, इसका स्लोप तो जीरो है, तो गलत हो गया है ना, इसका स्लोप तो जीरो है, क्या ये सही है, नहीं, इसका स्लोप कैसा है, इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, ठीक है, और स्लोप कैसा है, स्लोप भी नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या है, इसमें स्लोप नेगेटिव है जबकि हमारा स्लोप तो कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, गलत हो गया। तो यहां देखो इसका स्लोप कैसा है लेस देन 90, यस इसका स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन एकदम बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं हूं भैया, मुझे पहचानो मैं यहाँ हूं, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से एनालाइज करके जवाब देंगे तो आप एकदम सटीक जवाब पहुंचेंगे, ये नहीं कि ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, थ्योरी थोड़ी समझ में नहीं आता अच्छे से। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है कि स्टूडेंट राइट्स फॉलोइंग 4 डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीरियड टाइम, कौन सा इसमें डायमेंशनली गलत है, ठीक है। तो देखो बच्चों ऐसा है ना कि y है, ये भी, ये मीटर है, ये एम्पलीट्यूड मीटर है, तो ये तो सही लिखा है। साइन के अंदर जो होता है वो एंगल है, एंगल क्या होता है डायमेंशनल है, तो डायमेंशनल है कि नहीं, देखो टाइम अपॉन टाइम, तो ये डायमेंशनली सही है। ये लिखा हुआ y बराबर a, ये मीटर है, ये मीटर, यहाँ तक बात सही थी, लेकिन अंदर देखो एंगल के अंदर जैसे घुसे, एंगल के अंदर जो भी चीज होती है वो डायमेंशनल होनी चाहिए, तो यहाँ लिखा vt, वेलोसिटी क्या होता है lt माइनस 1 इंटू क्या लिखा है t, तो एंगल का डायमेंशन क्या लेंथ आ सकता है, नहीं, तो ये क्या हो गया गलत, दिस इज डायमेंशनली रॉन्ग। यहाँ आ जाओ y, ये यहाँ आ जाओ y बराबर a बाई टी, ये क्या गोरखधंधा भाई, ये मीटर है और ये टाइम है, इधर मीटर, इधर लिखा हो लेंथ, यहाँ लिखा है लेंथ अपॉन टाइम,
और ये एंगल देखो, एंगल भी डायमेंशनल, तो ये भी डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग। ठीक, पहचान गए। यहां आ जाओ नंबर 4 में, टाइम बाय टाइम सही है, टाइम बाय टाइम सही है, यानी एंगल डायमेंशनल से एंगल डायमेंशनल। इधर देखो y बराबर a, मीटर बराबर मीटर, यानी डायमेंशनल सही है, डायमेंशनल सही है। तो कौन, दो लोग गलत है, कौन, 2 और 3। 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे चेक करना होता है डायमेंशनल एरर्स को, डायमेंशनल जो गलत होते हैं उनको। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, समझो ध्यान से। Three particles A, B, C are thrown from the top of a tower with same speed. तू कहाँ चल दिया भैया? Same speed. A is thrown up, B is thrown down, and C is thrown horizontally. तो बच्चों बता चुके हैं सबके टकराने की स्पीड क्या आती है, सेम। क्या आता है एक्सप्रेशन, आई होप आपको याद होगा, 2D में पढ़ाया ही हमने, u स्क्वायर प्लस 2gh। अल्टीमेटली जमीन जो टकराएंगे तो सबके सब एक ही स्पीड से टकराते हैं, सबका पाथ अलग हो सकता है, टाइम अलग हो सकता है, बट स्ट्राइकिंग स्पीड क्या रहती है, सेम। तो ए ऑप्शन टिक कर दो। 37 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 देखो बच्चों, क्वेश्चन 37 इसमें चेंज हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन 37 नहीं है। हाँ ठीक, वो क्वेश्चन चेंज हो गया था, इसको 37 ट्रीट करके करेंगे। आपकी जो क्वेश्चन पेपर में मिला है वो वही, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट with an acceleration 4 by 3 meter per second square in the third second is। तो क्या करेंगे, distance traveled by the particle starting from rest। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। क्या पूछा है, s बराबर क्या था, हाफ a, u तो जीरो है ना, हम इक्वेशन क्या यूज कर रहे हैं, हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। तो लास्ट सेकंड u क्या, जीरो, a कितना है 4 बाय 3 बाय 2, 2 इंटू कौन सा सेकंड है, थर्ड, माइनस 1। ठीक है, कितना जाएगा, s बराबर 2 बाय 3 6 माइनस 1 5, कितना हो गया 10 बाय 3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, कौन सा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 39 तो चलते हैं। A particle starting with certain initial velocity and uniform acceleration covers a distance 12 meter in first 3 seconds, 30 meter in next 3 seconds. The initial velocity of the particle is। ठीक है, तो यहाँ पे बन रही है हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशन, समझ लो जरा। EU का हमें नहीं पता, लेकिन पहले 3 सेकंड डिस्टेंस कितना कवर किया, 12 मीटर। फिर अगले 3 सेकंड में, ये पहले 3 सेकंड है, अगले 3 सेकंड में कितना कवर किया, 30 मीटर, है ना। तो आइडिया लग गया कि गाड़ी एक्सीलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो पहले दिन 12, अगले में 30, यानी एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मान लेते हैं, यू पता नहीं है। ठीक है, तो और दिया गया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो क्या करोगे, यूज करोगे, बात हो रही है टाइम की और डिस्टेंस की, तो क्या लगा लो, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर यूज करो 2 बार। ठीक है, तो पहले क्या यूज किया हमने, 12 मीटर, u कितना पता नहीं, 3u प्लस a बाय 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों, 12 इज इक्वल टू 3u प्लस 9a बाय 2, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्योंकि काउंटिंग स्टार्टिंग से हो रही है, तो 3 और 3 6 सेकंड बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 12 प्लस 30 42, 42 बराबर, स्पीड पता नहीं लेकिन टाइम पता, कितना 3 और 3 6, 6u प्लस a बाय 2 इंटू टाइम कितना हो गया, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये था 9। ठीक है, ये हो गया a 36, ठीक है 18, तो 42 बराबर 6u प्लस 18a। ठीक है, अब इसको दोबारा लिख लो, 12 बराबर 3u प्लस 9a बाय 2। अब हमें मालूम है इसको कैंसिल करना है, फर्स्ट वाले को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना जाएगा, 12 दूनी 24 बराबर 3 दूनी 6u प्लस 9a। अब ऊपर नीचे लिखा हो 42 माइनस 24, 12 में से 4 गए 8, और बचा 3 में 2 गए 1, 18 बराबर, ये हो गया आपके कैंसिल, और 18 से 9 के कितना बचा 9a। तो a कितना आ गया आपका बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
कहीं पुट कर, यहाँ पुट कर दो, तो 12 बराबर 3u प्लस a कितना आ गया 2, 2/2 इंटू 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ गया 3, 3 बराबर 3u, तो u कितना आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकंड, आपका सही जवाब आ रहा है। कौन सा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 से चलते हैं। The velocity of water waves may depend on their wave, फिर से देखो वही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा टाइम किल करने के लिए दिया गया है। velocity of water wave depend on the wavelength lambda, density of water rho and accident due to gravity g। ठीक है, तो कौन सी रिलेशन सही होगी, तो क्या लिखोगे वी के, या लिख दो ए बी सी। ठीक है, तो लैम्डा क्या लेंथ है ए, डेंसिटी क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, तो -3b, जी क्या होता है एल टी माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका 2c। ठीक है, इधर क्या लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ एल टी माइनस वन। ठीक है, वेलोसिटी क्या लिखा है एल टी माइनस वन। तो बच्चों इसमें आप इक्वेशन बनाएंगे साइमल्टेनियसली, सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 40 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर, क्योंकि आपका आंसर में हाफ आ रहा होगा। ठीक है, हाफ आ रहा होगा, पावर हाफ हाफ, तो दोनों स्क्वायर कर देना, वो हाफ हो जाएगा, इधर वी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 में चलते हैं। From an elevated point, a stone is projected vertically upward. When the stone reaches a distance h below P, its velocity is double the velocity of the height h above P, the greatest height attained by the stone from the point। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पढ़ना पड़ता है इसको। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने कहा कि कोई पॉइंट है, ठीक है, यहां से एक बॉल को ऊपर उछाला गया, जब अपने पॉइंट के नीचे पहुंचता है h, तो इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस वेलोसिटी की डबल हो चुकी है, और ये वेलोसिटी कहाँ है इस पॉइंट के h हाइट ऊपर, इस पॉइंट की h हाइट ऊपर में जो वेलोसिटी है उसकी डबल हो जाती है जब वो यहां पहुंचता है 2v पर, है ना, h नीचे पहुंचता है। तो क्या इसने मैक्सिमम कितने ऊपर कितनी प्राप्त करी थी, तो एक बात समझो, अगर तुम्हें यहाँ का u पता होता तो तुम ये मैक्सिमम नहीं बता सकते थे क्या, ये तुम्हारा h मैक्स का फॉर्मूला तुम्हें याद रहता है ना, क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g। तो एनी हाउ हमें u मिल जाए, u मिलते हमारा आंसर आ जाएगा। तो आओ मिला जुला के देखें कहानी क्या हो रही है। तो पहली इक्वेशन बना लो, अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था ना, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर, इनिशियल यू स्क्वायर मालूम नहीं, लेकिन -2gh है, ये तो होगी पहली जो ऊपर जा रही थी। अब तुम लॉजिकली सोचो कि जब बॉल यहां से सनसन सनसन करती चली आ रही है, तो कितना डिस्टेंस कर लिया h प्लस h 2h, 2h की वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 2v हो चुकी है। तो फिर से वही इक्वेशन यूज करो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, वही इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2h को हम दोबारा यूज कर रहे हैं बिटवीन द अपर पॉइंट h एंड लोअर पॉइंट h नीचे वाला। तो क्या होगा 2v का स्क्वायर 4v स्क्वायर, इतनी जर्नी के लिए इनिशियल क्या है v, तो v स्क्वायर एक्सेलरेशन है यस, तो प्लस 2g, हाइट कितनी है h प्लस h 2h, ये बनेगा। तो इधर ले आओ 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कितना बचेगा 3v स्क्वायर बराबर कितना 4gh। ठीक है, हम ढूंढ के आ रहे हैं, याद रखो हम ढूंढ रहे हैं u स्क्वायर, तो u स्क्वायर यहाँ मिलने वाला है हमको, कैसे मिलने वाला देखो, यहां से v स्क्वायर क्या आ रहा है 4gh बाय 3, इसको ले आके यहाँ रिप्लेस कर दो फर्स्ट में, पुटिंग इन 1, क्या लिखो यहाँ पे 4gh बाय 3 बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, इधर ले जाओ 4gh बाय 3 प्लस 2gh बराबर u स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 4 10, 10gh बाय 3 बराबर u स्क्वायर। हमें u चाहिए ना, मैं तो u स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। h मैक्स क्या आ जाएगा, h मैक्स आ जाएगा u स्क्वायर कितना है 10gh बाय 3 बाय 2g, g कैंसिल हो गए, 2 5 10, तो h मैक्स कितना आ गया बच्चों 5h बाय 3, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 41 का। 42 पे चलते हैं। 42 देखो बच्चों, E बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉपी करा होता है, E M J and G डिनोट एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इनका E
एनर्जी का, इम्पल्स का, सॉरी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, मास की पावर 5 और ग्रेविटेशनल पावर स्क्वायर को चेक करो क्या आता है। तो सबके डायमेंशन पुट करके बड़ी शिद्दत से सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा m0 l0 t0 एंड डायमेंशनलेस कौन होता है, एंगल होता है, वो कौन है, ए ऑप्शन है। तो टिक कर लो बच्चों, कौन सा ऑप्शन, ए आ जाएगा। मेहनत करवाने वाला क्वेश्चन था, वो भी लास्ट में दिया ताकि आप थोड़ा सा पजल्ड हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, 43 कह रहा है Which of the following are true? A body having constant speed can have varying velocity. हाँ ये बात तो सही है, एक ही ऑप्शन सही है, नहीं और है। Position time graph for two objects with zero relative velocity are parallel. Position time graph for two objects with zero relative velocity are parallel. ठीक, चलो देखते हैं। The numerical ratio of velocity to speed of an object can never be more than 1. ये बात भी सही है। न्यूमेरिकल रेशियो वेलोसिटी टू स्पीड कभी भी 1 से ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी या तो वेलोसिटी का और स्पीड का रेशियो या तो लेस देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड, थर्ड सही है, फर्स्ट सही है। अच्छा सेकंड की बात करो, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू ऑब्जेक्ट्स विद जीरो रिलेटिव वेलोसिटी आर पैरेलल। हाँ ठीक है, अगर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, यानी दोनों एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट पे हैं, है ना, तो अगर रेस्ट पे हैं तो स्लोप जीरो होना चाहिए। और ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है तो स्लोप कैसा बनेगा, जीरो, और लाइन कैसे हो जाएगी, पैरेलल। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस है कोई, हाँ सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन टिक कर दो, सॉरी सी ऑप्शन टिक कर दो, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 44 कह रहा है A particle moving with uniform acceleration has velocity 6 meter per second at a distance 5 meter from the initial position. After moving another 7 meter, the velocity become 8 meter per second. The initial velocity and action of the particle. तो फिर से वही क्वेश्चन, एक तरह से क्या बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो क्या करोगे, दो इक्वेशन बना लो कि इनिशियल वेलोसिटी मालूम है क्या है, तो क्या है डिस्टेंस, तो s बराबर हैज वेलोसिटी इतना आफ्टर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस नहीं दिया गया, v बराबर u प्लस टी लगा लो, ठीक। तो यूज कर रहे हैं v बराबर u प्लस टी दो बार। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 6 मीटर पर सेकंड, u पता नहीं, a कितना है पता नहीं, टाइम कितना है, आफ्टर डिस्टेंस 5 मीटर, ओके सॉरी टाइम डिस्टेंस दिया हुआ है, सॉरी। तो डिस्टेंस यूज करो, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दो बार यूज कर लो। s कितना है 5 मीटर, u पता नहीं, टाइम कितना है, after moving 10 meter the distance is 8 meter per second. Initial velocity of the particle is uniform axis has velocity 6 meter per second, distance 5 meter from the initial position. Distance दिया हुआ है, velocity दी गई है, अरे यार टाइम कहाँ दिया हुआ है, आई एम सॉरी अगेन। जो क्वेश्चन ज्यादा रिलेक्टेंट हो जाता है ना कि ये तो वही है यार कर ही लोगे, तो उसमें थोड़ा सा ये लगा दो चुपचाप से, ठीक। तो क्या हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई है 6 स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर पता नहीं प्लस 2a, डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था 5 मीटर। फिर कह रहा है कि आफ्टर मूविंग अनदर 7 मीटर, और 7 मीटर चला गया तो वेलोसिटी बन गई 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर u पता नहीं प्लस 2a, और 5 पहले तो 7 और चला गया, 7 5 12 और चला गया, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करोगे, 8 का स्क्वायर करना बेटा, ठीक, 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसका 64 4 छप गया, ठीक। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इनको लेके काट देना ही तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 4 और 2, कर लेंगे हमारे ख्याल से। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा इसको ना आया हो, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था। 44 45 देखो, 45 में देख लो बच्चों, फिर अभी 37 बताएंगे जो स्किप किया हमने, वो क्वेश्चन एक्चुअली चेंज करा दिया गया, तो वो आई हैव पेपर पे लिखा हुआ है, वो कर बता देंगे। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी v नॉट along x axis, ठीक है, x v not along x axis, the d axis on the particle is proportional to the square or distance from the origin alpha x square, the distance at which the particle stop is। तो भाई क्या करा जाए, क्या दिया हुआ हमें, a अल्फा एक्स स्क्वायर, दिमाग में क्या आएगा, a और x को देखते क्या दिमाग में आएगा, यस v dv by dx आना चाहिए, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अल्फा एक्स स्क्वायर क्या करोगे, v dv बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। अब रेस्ट पे आया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v नॉट, अब रेस्ट पे आया तो जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या था जीरो से लेकर के x तक, यानी हमें ये x बताना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा
v स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगा दो कहां से कहां, v नॉट से 0, इधर क्या हुआ अल्फा बाहर आ गया, x क्यूब बाय 3 हो गया, 0 से x कर लो, इधर क्या आएगा क्योंकि रिटार्डेशन तो माइनस साइन चलने दो, यहाँ पर रिटार्डेशन था रिटार्डेशन था रिटार्डेशन था, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, तो अब यहाँ पे लिखोगे 0 माइनस v नॉट स्क्वायर बाय 2 बराबर माइनस अल्फा बाय 3 एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बताना था x बताना, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 v नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा की पावर 1 बाय 3 कौन हो जाएगा हमारा x, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, कौन सा है 1 बाय 3, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ओके। क्वेश्चन 37 देखो बच्चों, जो क्वेश्चन 37 आपके पेपर में है, पहले जो था उसको हटा दिया गया, वो लॉन्ग इंटीग्रेशन क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाती, ठीक है, तो अब कौन सा क्वेश्चन रिप्लेस हुआ था उससे, ये है ठीक, देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 37 यहाँ कर देना, वो ज्यादा ब्राइट हो रहा था। क्वेश्चन 37 कह रहा है बच्चों, a body moves with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड, u है 10 मीटर पर सेकेंड, it covers a distance 20 मीटर in 2 सेकेंड, s बराबर 20 मीटर in 2 सेकेंड, the acceleration of the body is a बताना है, तो क्या करना है इसमें, कुछ है नहीं, कुछ नहीं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, s कितना है 20 मीटर, ठीक, u कितना है 10, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना है पता नहीं 2 इंटू 2, ठीक, तो कितना है 20 माइनस 20 बराबर 2a, a कितना आ गया 0, तो a0 कौन सा इसका पहला ऑप्शन है, टिक कर देंगे, ये था क्वेश्चन 37, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप ऑफिस टाइमिंग में आकर के मुझसे आके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, भले ही आप कोचिंग स्टूडेंट नहीं है तब भी आप आके पूछ सकते हैं, जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो बच्चे आकर के अपना पैरेलल सपोर्ट सिस्टम मानते हुए, टीचर्स आर अवेलेबल, मैं भी हूँ, वसीम सर भी है, फिजिक्स के जो भी आपके डाउट्स होंगे बहुत अच्छे से बताए जाएंगे, क्योंकि सारी मेहनत इसलिए हो रही है कि आपका सिलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हमारे कंटेंट जो बच्चे हैं उनके थ्रू हो, इससे दोनों के ही फायदे होते हैं, आपका तो फायदा होगा, कैरियर बनेगा और हमारे रिजल्ट्स के नंबर बहुत बढ़ेंगे, हम यही कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, आप बस आगे बढ़े, हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप आइए पूछिए, कोई टॉपिक भी पढ़ना अगर है आपको, तो अगर वहां पे चल रहा है तो हम आपको अलाउ कर देंगे, उसमें क्लास में बैठ सकते हैं, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं जाएगा, कोई छोटा मोटा टॉपिक है तो उसमें कोई चार्ज नहीं, आप पढ़ सकते हैं आकर के, ठीक है, बस आप प्रॉमिसिंग स्टूडेंट होने चाहिए, आप रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। विद दिस आई एम केडी सिंह, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।